सुन हुई की जिंदगी एक आम स्कूल स्टूडेंट की तरह ही थी, लेकिन एक दिन वो घर आई, कपड़ों पर खून, चेहरे पर पसीना, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आखिर सुन हुई के साथ क्या हुआ? इस सस्पेंस से भरी कहानी में हर मोड़ पर नए ट्विस्ट आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हेलो एवरीवन, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुन हुई स्कूल से आते ही बैग रखकर आराम कर रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि सुयोन की किताब उसके पास रह गई है। सुयोन को किताब देने के लिए वो उसके घर की तरफ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि सुयोन गायोन के घर के अंदर जा रही है, उसे कुछ अजीब सा लगता है। तब सुन हुई यहीं इंतजार करने का फैसला करती है। अंदर सुयोन गायोन के कमरे में जाकर देखती है कि वो सुन हुई को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। सुयोन का चेहरा एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी से भर जाता है। तब सुयोन गायोन को सुन हुई को प्रपोज करने से मना करती है। बाहर सुन हुई का इंतजार काफी लंबा हो गया है। अब वो वहाँ से चलने का सोच ही रही होती है कि अचानक उसके कानों में सुयोन की चीख गूंजती है। दिल धड़क उठता है। डर के मारे वो तुरंत अंदर जाती है और सुयोन को देखकर घबरा जाती है। सुयोन के हाथ में चाकू होता है और उसके एक तरफ के बाल अजीब तरीके से कटे हुए होते हैं, जैसे किसी ने गुस्से में उसे खुद काट दिया हो। सुयोन के आंखों में एक पागलपन है। सुन हुई को इस तरह अंदर आते देख सुयोन गुस्से में सुन हुई को चाकू से मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। तब गायोन बीच में आ जाता है। चाकू गायोन के अंदर घुस चुका है और अब वो जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। सुन हुई अपने घर की तरफ धीमे कदमों से जा रही है। उसके कपड़ों पर खून और चेहरे पर पसीना, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है। घर पहुंचते ही वो दरवाजे से अपनी माँ को पुकारती है। उसकी आवाज में ऐसा डर है जो कभी सुना नहीं गया। माँ डर कर उसके पास आती है, सुन हुई को देखती है और उसके हाल देखते ही हवा में एक खामोशी छा जाती है। माँ उससे पूछती है, क्या हुआ सुन हुई, ये सब कैसे? सुन हुई के होंठ कांपते हैं, आंसू उसके आंखों में उभर आते हैं। वो बस इतना कह पाती है, मैंने किसी को मार दिया, गायोन को मार डाला। माँ के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था। वो सुन हुई को अपने गले लगाती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, वो बार बार कहती है। लेकिन सुन हुई का बस एक ही जवाब है, रोते हुए कांपते होठों के साथ, मैंने मार डाला। लेकिन सुन हुई के चेहरे पर कुछ अजीब ही है, जैसे उसके आंसू के पीछे कोई और कहानी छुपी हो। उसकी आंखों में एक खौफ है, लेकिन साथ ही कुछ और भी, एक बेचैनी, जैसे वो किसी गहरे राज के बोझ तले दब रही हो। ऑडियंस को तो पता है कि गायोन को सुयोन ने मारा, फिर सुन हुई क्यों झूठ बोल रही है? क्या सुन हुई अपने अंदर किसी सच को दबा रही है? जो भी हो, सुन हुई के इस झूठ के पीछे एक राज है जो अभी खुलना बाकी है। अब कहानी की शुरुआत टाइटल के साथ होती है। आगे की कहानी इस घटना से बहुत पहले की है। सुन हुई अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है। गायोन भी उसके साथ पढ़ाई करता है। दोनों अच्छे दोस्त हैं। आज कॉलेज का माहौल कुछ अलग है। आज एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है। जब वो क्लासरूम में आती है, सभी की नजर उस पर टिक जाती है। टीचर सबको उससे मिलवाते हुए कहते हैं, ये है सुयोन, हमारी नई स्टूडेंट। लेकिन जब सुयोन की नजर सुन हुई से मिलती है तो माहौल में एक अजीब सा ठंडक आ जाता है। वो सुन हुई को इस नजर से देख रही है जैसे उसे पहले से जानती हो, जैसे उसके बारे में सब कुछ पता हो। सुयोन का चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सुन हुई को घूर रहा है, जैसे कोई पुरानी कहानी इन दोनों के बीच घूम रही हो। आखिर सुयोन कहाँ से आई है और क्यों उसकी आंखों में इतना गहरा राज छुपा है? लंच ब्रेक के वक्त सुन हुई अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। गायोन और दूसरा दोस्त स्कूल की छोटी छोटी बातें करते हुए हंस रहे होते हैं और सुन हुई भी उनके साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी सुयोन उनके टेबल के पास आती है। बिना किसी को देखे वो सीधा सुन हुई से बात करती है और आगे बढ़ जाती है। ये देखकर गायोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सुन हुई से पूछता है, तुम इसे जानती हो? सुन हुई कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, शायद उसने मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर दिया होगा। अगले सीन में सुन हुई के पिता मिस्टर चॉय एक मशहूर लॉयर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया है। आज उन्हें कोरिया के मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन का अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड सेरेमनी का माहौल देखने लायक है। सुन हुई अपनी माँ के साथ अपने पिता का प्राउड मोमेंट देख रही है। मिस्टर चॉय को स्टेज पर अवार्ड मिलता है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सुन हुई के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। वो अपने पिता पर फक्र महसूस कर रही है। सेरेमनी के बाद तीनों, सुन हुई, उसके माता पिता, स्टेज पर फोटो के लिए पोज करते हैं। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे हैं। अगले दिन कॉलेज में एक चश्मे वाला लड़का सुन हुई के पास आता है। बिना कुछ कहे वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देकर वापस चला जाता है। ये देखकर गायोन के चेहरे पर एक अजीब सी जलन आती है, शायद इसलिए क्योंकि गायोन के दिल में सुन हुई के लिए कुछ फीलिंग्स है।
जो अब तक उसने कभी खुलकर नहीं दिखाई। तब बर्थडे गिफ्ट के तौर पर गायोन भी सुनहुई को एक छोटी सी की चेन गिफ्ट करता है, जो सुनहुई मुस्कुराते हुए ले लेती है। सुयोन दूर से ये सब देख रही होती है। अगले सीन में सुनहुई क्लास में अकेली बैठी पढ़ रही होती है। सब स्टूडेंट जा चुके होते हैं, सिर्फ सुयोन अभी भी क्लास में है। जैसे ही सुयोन सुनहुई को अकेले देखती है, वो उसके करीब आती है। सुनहुई के लंबे बालों को धीरे से खोलते हुए वो कहती है, तुम्हें अभी भी बालों को इस तरह से बांधना याद है? सुनहुई थोड़ी कंफ्यूज सी लगती है, जैसे उसे कुछ याद तो आ रहा हो लेकिन साफ नहीं है। फिर एक पल में जैसे उसके दिमाग में एक चमक सी आती है। वो सुयोन को देखते ही बचपन के दिन याद करने लगती है, जब सुयोन ने उसे बुरे बच्चों से बचाया था और उसे बालों को बांधने का तरीका सिखाया था। अब ये रिवील होता है कि सुनहुई एक ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। सुयोन और सुनहुई तभी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन किस्मत अलग थी। सुनहुई को एक अमीर इंसान ने अडॉप्ट कर लिया, जबकि सुयोन वहीं रह गई बिना किसी अपने के। बातें करते हुए सुयोन दर्द भरे लहजे में कहती है, अगर मुझे भी किसी ने अडॉप्ट किया होता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह खुश होती। ये सुनकर सुनहुई अपने पुराने दोस्ती की जज्बात में बह जाती है। वो सुयोन से वादा करती है, अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम अब अकेली नहीं हो। दोनों के बीच पुरानी दोस्ती वापस से जिंदा होती है और फिर सुयोन सुनहुई से वो की चेन गिफ्ट मांगती है जो गायोन ने उसे दिया था। एक पल के लिए सुनहुई झिझकती है, क्योंकि उसके लिए वो की चेन खास है। शाम के वक्त हम गायोन और जियू को बास्केट कोर्ट में बैठे हुए बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सुनहुई के लड़कों में पसंद को लेकर बात कर रहे हैं। तभी सुनहुई वहाँ आती है और सीधा जियू से अपना बर्थडे गिफ्ट के बारे में पूछती है। जियू थोड़ा कंफ्यूज लगता है और कहता है, ओह मुझे याद नहीं रहा, तो मैं बाद में गिफ्ट दे दूंगा। गायोन इस सीन को देखकर थोड़ा निराश और सैड लगता है। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई उदासी दिखती है। गायोन को लगता है कि सुनहुई उसकी तरफ इतनी सीरियस नहीं है, और ये भी कि जियू के साथ उसका इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही है। अपने परिवार के साथ डिनर करते हुए सुनहुई कहीं खोई हुई है। तब उसकी माँ उसे टोकती है। डिनर करने के बाद सुनहुई अपने पिता से मिलती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो नई लड़की सुयोन, वो बाकियों से अलग लगती है। मैं उसे अच्छे से जानना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत अजीब है। रात को सुयोन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। उसके बॉस ने रेस्टोरेंट को लॉक कर दिया है और दूसरे शहर चला गया है। सुयोन लॉक को देखते हुए चिंता और निराशा में है, क्योंकि उसे अभी तक सैलरी नहीं मिली, और अब जब बॉस ने रेस्टोरेंट बेच दिया है तो सैलरी मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। अगले दिन स्कूल में सुयोन सीधा सुनहुई के पास आती है और पैसे उधार मांगती है, लेकिन सुनहुई के कान में ईयरबड्स लगे होने की वजह से वो सुयोन की बात नहीं सुन पाती। थोड़ी देर बाद सुयोन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो ताकि मुझे परेशान कर सको? ये कहकर सुयोन अचानक से चिल्लाने लगती है, जिससे सुनहुई एकदम डर जाती है। बाकी के स्टूडेंट भी उस तरफ देखने लगते हैं। तब सुनहुई थोड़ा घबरा के कहती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कल दे दूंगी। सुयोन ये सुनकर और भी बेचैन हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। गायोन ने ये सब देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी सोच और गुस्सा दिखाई देता है। रात होते ही सुयोन अपने खर्चों का हिसाब लगा रही है। उसके चेहरे पर परेशानी का असर साफ दिखाई देता है। अब जब उसके पास जॉब भी नहीं है तो वो स्कूल छोड़ने का सोच रही है। उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम्हारे दोस्त का क्या, तुम उससे उधार ले लो, वो तो बहुत अमीर है। सुयोन थोड़ा रुक कर कहती है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये कहकर वो अपने बचपन के दिन याद करने लगती है। वो दिन जब उसकी और सुनहुई की दोस्ती सच्ची और गहरी थी, बिना किसी शर्त के। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अगले दिन सुयोन स्कूल जाती है। क्लास में गायोंग उसके पास आता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, आज के बाद तुम सुनहुई को परेशान नहीं करोगी, समझी? नहीं तो देख लेना। सुयोन को लगता है कि सुनहुई ने गायोन को ये सब करने के लिए भेजा। ये सोचकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। बिना सोचे समझे वो पहले गायोंग को जोर से मुक्का मारती है और फिर एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो पैसे गायोंग के ऊपर फेंक कर चिल्लाती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इसी बीच सुनहुई क्लास में आती है। सुयोन उसे गुस्से से देखती है और कहती है, तो ये तुम्हारी चाल थी, है ना? सुनहुई बात समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंफ्यूज रहती है। सुयोन बिना और बात किए वहाँ से निकलने लगती है। सुनहुई उसके पीछे जाती है, लेकिन सुयोन बिना रुके तेज कदमों से चली जाती है। छुट्टी होने के बाद सुयोन सुनहुई और गायोंग को एक लग्जरी कार में घर जाते हुए देखती है। वो देख रही है कि कभी सुनहुई भी उसी की तरह थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जैसे ही सुयोन ये सोच रही होती है, दो लड़कियां उसे छेड़ने लगती हैं और उसका पीछा करती हैं, लेकिन सुयोन अपना गुस्सा दबाए हुए बिना उन पर ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है। अगले दिन गायोंग स्कूल में सुयोन से मिलता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो सुयोन से माफी मांगते हुए कहता है,
मुझे कल वो सब नहीं बोलना चाहिए था, गलती मेरी थी। सुयोन बस उसे खामोशी से देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक है। बाद में जब सुयोन सुनहुई से मिलती है तो पता चलता है कि सुनहुई ने ही गायोंग को माफी मांगने के लिए भेजा था। ये सुनते ही सुयोन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद सुयोन जियो के पास जाती है और सीधा पूछती है, क्या तुम सुनहुई को पसंद करते हो? जियो थोड़ा घबराता है लेकिन सच के साथ कहता है, हाँ करता हूँ, लेकिन गायों की वजह से कभी कुछ कह नहीं पाया। उसका और सुनहुई का परिवार बहुत अमीर है, मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? सुयोन को जियो की बात सुन के अपनी ही परछाई नजर आती है। उसे एहसास होता है कि जियो भी उसी की तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। छुट्टी के बाद सुयोन सुनहुई को अपने साथ ले जाती है। सुयोन आगे चल रही होती है और सुनहुई उसके पीछे पीछे। दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहां सुयोन रुकी और सुनहुई से कहती है, तुम्हें पता है मुझे किसी ने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? ये कहते ही सुयोन अपना विग हटा देती है। सुनहुई के सामने एक सच्चाई आती है जो उसे हिलाकर रख देती है। सुयोन के सर का एक बड़ा हिस्सा जल चुका है। वो बचपन में हुए एक हादसे का निशान है। सुनहुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आंसू उसके पलकों से टपकने ही वाले हैं। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। सुयोन की आवाज में एक ठंडी सी चिढ़ होती है, जानती हो मैं जली कैसे? क्या तुम ये जानना चाहती हो? सुनहुई अभी भी उसकी हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। तब सुयोन सच्चाई का पर्दा उठाती है। हुआ ये था कि बचपन में तुम माचिस के साथ खेल रही थी, तुमसे अनजाने में आग लग गई। वो आग धीरे धीरे सब जगह फैल गई। सब बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन मैं उस आग में फंस गई थी, जिस कारण मेरा ये हाल हुआ। ये जानकर सुनहुई की आंखों में सिर्फ पछतावा है। सुयोन सुनहुई से कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सुनकर सुनहुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुयोन के बचपन की तरफ, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस वक्त उसे ये पता चला कि अब उसे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये सीन सच में बहुत इमोशनल था। सुयोन जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके सर का एक बड़ा हिस्सा जल चुका था। इसी वजह से वो विग पहनती थी, लेकिन उस विग से उसे नफरत होने लगी थी। शायद वो सच से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे इसी सच्चाई के साथ अपना जीवन जीना होगा। सुयोन अकेली में रोती है, चिल्लाती है। तब से लेकर आज तक सुयोन अपनी हालात का जिम्मेदार सुनहुई को मानती है। सुयोन गुस्से में सुनहुई से कहती है, अब मैं वो सब कुछ छीन लूंगी जो मुझे मिलना चाहिए था। ये कहकर सुयोन वहां से जाने लगती है और सुनहुई अभी भी रो रही होती है, क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए सुनहुई सुयोन की वो बातें याद कर रही थी जो उसने उसे कही थी। अब नींद उससे कोसों दूर थी। उलझन में गिरी सुनहुई ने फैसला किया सुयोन के लिए एक लेटर लिखने का। अगले दिन स्कूल में सुयोन को सुनहुई का लेटर मिलता है। वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से तुम आज इस हालत में हो, पर मुझे अपने बचपन के वो दिन याद है जब हम साथ में खेला करते थे। क्या हम एक बार फिर से दोस्त नहीं बन सकते? सुयोन के दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का उसका अपना ही तरीका था। तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और हंसकर पूछती हैं, क्या तुम विग पहनती हो? कल हमने तुम्हारी और सुनहुई की बात सुनी थी। ये सुनकर सुयोन के चेहरे पर परेशानी का असर दिखाई देता है, क्योंकि वो अपनी विग वाली बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। अपनी इज्जत और गुस्सा दोनों मिलाकर सुयोन ने उन दोनों लड़कियों को इतना बुरा पीटा कि उनकी नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद सुयोन वहां से जाने लगी। रात को जब सुयोन अकेले अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिनके साथ वो दो लड़कियां भी होती हैं। वो सुयोन का मजाक उड़ाते हुए उसे मारने लगते हैं। सुयोन बेचारी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहाँ गायोंग आता है और उन गुंडों की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है। उनको पीटने के बाद गायोंग ने सुयोन को उठाकर संभाला। उसकी आंखों में एक नरमी थी। उसके बाद गायोंग उन दोनों लड़कियों को देखते हुए कहता है, अरे यार, मैंने कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां डरी हुई वहाँ से भाग गई। तभी वहाँ जियो भी आ जाता है और कहता है, पुलिस आ रही है, भागो। गायोंग ने सुयोन का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे। भागते हुए सुयोन की नजर में गायोंग के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक अजीब सा सुकून जो उसने पहली बार महसूस किया। सेफ जगह सुयोन को छोड़ने के बाद दोनों वहां से जाते हुए बात करने लगते हैं। सुयोन उन्हें जाते हुए देखकर दिल से मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में पहली बार कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। अगले दिन स्कूल में सुनहुई अपने दोस्त के साथ फोटो क्लिक कर रही है। तभी वहाँ पर सुयोन पहुँचती है और कहती है कि मैं तुम तीनों की फोटो क्लिक कर देती हूँ। सुनहुई सुयोन को ध्यान से देख रही है। सुनहुई समझ जाती है कि सुयोन ने उसे माफ कर दिया।
किया। सुयोन तीनों की फोटो क्लिक करके दिखाती है। तब सुयोन भी गायोंग के साथ एक फोटो क्लिक करवाती है। सुनहोई सुयोन को अपने घर ले आई, जहां दोनों ने साथ में डिनर किया। सुनहोई के पेरेंट्स के साथ बैठी हुई वो पहली बार अपनापन महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। डिनर के बाद जब सुयोन वहां से चली जाती है, मिस्टर चोय अपनी बेटी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों ना हम एक ट्रिप पर चलें और सुयोन को भी साथ में ले चलें। ये सुनते ही सुनहोई के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगले दिन सुयोन गायोंग और जियू की बात सुन लेती है, जहां गायोंग जल्द ही सुनहोई को प्रपोज करने की बात कर रहा है। ये सुनकर सुयोन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लास में जाकर सुनहोई से पूछती है, क्या गायोंग आज तुमसे कुछ बात करने वाला है? सुनहोई मना कर देती है। सुयोन कहती है, अगर वो तुमसे कुछ कहे तो तुम उसकी बात मत सुनना। ये सुनकर सुनहोई उससे इसकी वजह पूछती है। तब सुयोन उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बस मेरी बात मानो, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। ये कहकर सुयोन वहाँ से चली जाती है। छुट्टी होने पर सुयोन और सुनहोई साथ में जा रहे हैं। तभी गायोंग आता है और सुनहोई से पूछता है, तुमने आज मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लेकिन सुनहोई उसे इग्नोर करके सुयोन के साथ चलने लगती है। शाम को घर पहुंचने के बाद सुनहोई अपने फोन पर क्लिक किए हुए फोटो को देखकर हंस रही होती है। तभी सुनहोई देखती है कि सुयोन की किताब गलती से उसके पास आ गई है। कहानी अब उसी मोड़ पर आ चुकी है जहां से हमने पार्ट 1 में शुरू किया था। कहानी अब वर्तमान में चलती है। सुनहोई की माँ उसे कमरे में ले जाती है, जहां वो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करती है और सुनहोई को नहाने के लिए बोलती है। सुनहोई को अपनी माँ के चेहरे से ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेगी ताकि सुनहोई को बचाया जा सके। सुनहोई की माँ दूध में कुछ मिलाती है और सुनहोई को पीने के लिए देती है। सुनहोई को पीने के बाद उसकी माँ कहती है, मैं जाके देखती हूँ, शायद वो लड़का अभी भी जिंदा हो। सुनहोई अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सुनहोई को गहरी नींद आ जाती है। अगले दिन सुनहोई की आंख खुलती है और वो जल्दी से उठती है। उसने देखा कि उसका फोन और किताब उसके डेस्क पर ही रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें तो सुनहोई गायों के घर पर ही भूल गई थी। फिर ये यहाँ पर कैसे आए? ये सोचकर सुनहोई हैरान होती है। वो खाना खाने के लिए आती है और अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। उसके पिता पूछते हैं, क्या हुआ सुनहोई, आज तुम थोड़ा परेशान दिख रही हो। सुनहोई की माँ ऐसे खाना खा रही है जैसे कुछ बात ही नहीं है। तभी सुनहोई न्यूज में सुनती है कि रात को गायों के घर में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा परिवार जल गया। न्यूज देखकर सुनहोई टूट जाती है। वो अपनी माँ को देखती है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जब उसकी माँ कह रही थी, मैं जाके देखती हूँ। अगले सीन में हमें डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो गायों के घर के बाहर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आग कैसे लग गई और कोई भी बच क्यों नहीं पाया। कम से कम एक तो इंसान होता जो बच गया होता, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं बचा होता। कुछ लोग दूर से देख रहे हैं, जिसमें सुयोन भी शामिल है। जब डिटेक्टिव की नजर सुयोन पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। तब सुयोन वहाँ से चली जाती है। दोनों डिटेक्टिव सुयोन को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। सुयोन आगे जाकर सुनहोई को फोन करती है, लेकिन सुनहोई फोन की आवाज से भी डर रही है। उसे बार बार रात को जो कुछ भी हुआ वो सब याद आता है। हमें दिखाया जाता है कि सुयोन भागकर सुनहोई के घर पर जाती है। उसका डोरबेल बजाती है। सुयोन को बाहर देखकर मिस्टर चोय पहले सुयोन को वहां से भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुयोन सुनहोई से मिलना चाहती है। तब मिस्टर चोय मान जाते हैं। सुयोन सीधा सुनहोई के कमरे में जाती है। उससे पूछती है, तुमने ही गायों का घर जलाया ना, तुम्हें उसके घर को जलाने की क्या जरूरत थी? सुयोन सुनहोई को मैनिपुलेट करते हुए कहती है, तुम्हें गायों के मौत का इल्जाम अपने सर पर लेना होगा। सुयोन परेशान दिखाई देती है, क्योंकि अब काफी लोग मर चुके हैं। साथ ही सुयोन कहती है, क्या तुम मुझे भी इसी तरह जलाने वाले हो? क्या अगला नंबर मेरा है? जिसके बाद सुयोन वापस से सुनहोई को मैनिपुलेट करते हुए कहती है, तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है, तुम्हें मुझे बचाना होगा। लेकिन सुनहोई रोते हुए मना करने लगती है। तब सुयोन सुनहोई पर चिल्लाने लगती है। सुयोन सुनहोई को धमकाते हुए कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुमने ही गायों को मारा और उसके पूरे परिवार को आग में जला दिया। जैसे ही सुयोन वहां से जाने लगती है, तभी वो देखती है कि बाहर मिस्टर चोय हैं। मिस्टर चोय सुयोन को यहीं पर रुकने को कहते हैं, पर सुयोन मना करते हुए वहां से चली जाती है। सुनहोई अपने कमरे के अंदर रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब आगे क्या करेगी। अगले दिन स्कूल में सभी गायों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तभी हमें वहाँ पर गायों को दिखाया जाता है, जो जियू को देख रहा है। ये कहानी में क्या नया ट्विस्ट है? क्या गायों गोश्त बनकर वापस आ गया है? जियू एक चश्मे वाले को धमकाता है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि गायों नशे किया करता था। उसके नशे के कारण उसका परिवार मारा गया। अब हमें वापस से वो सीन देखने को मिलता है जब सुयोन गायों के कमरे में गई थी। अब हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या हुआ जिस कारण सुयोन अपना आपा खो बैठी। गायोंग सुयोन की मदद मांगते हुए कहता है,
जब सुनोई वहाँ से आएगी तुम छिपी हुई रहना और उसके ऊपर फूल फेंकना। तब सुयोन गायोंग को की चेन दिखाते हुए कहती है कि ये तुमने सुनोई को दी थी, क्या तुम्हें याद है? जिस पर गायोंग पूछता है पर ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? तब सुयोन कहती है सुनहोई ने ये मुझे दिया है, शायद उसे तुम पर इंटरेस्ट नहीं है। सुयोन की यह बात सुनकर गायोंग कहता है सुनहोई ऐसी नहीं है, जरूर तुमने उससे ये चोरी किया होगा। गायोंग उसके पास बढ़ता है और अपनी की चेन वापस मांगता है। गायोंग सुयोन से उसे लेने की कोशिश करता है। तब सुयोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और फिर सुयोन वहां पर रखी चीजों को तोड़ने लगती है। इस बीच सुयोन का विग नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो सुयोन मानो पागल ही हो जाती है। सुयोन गायोंग को पाना चाहती थी, लेकिन सुयोन को इस तरह देखकर सुयोन समझ जाती है कि अब गायोंग कभी भी उसका नहीं होगा। सुयोन अपने विग उठाती है और खड़ी होकर चाकू लेती है और खुद की जान लेने की कोशिश करती है। तब गायोंग उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी वहाँ पर सुनहोई आती है। सुनहोई को वहाँ पर देखकर तो मानो सुयोन का पागलपन बढ़ सा जाता है। वो खुद पर काबू खो देती है और फिर चाकू लेकर सुनहोई को मारने के लिए दौड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है। सुयोन को दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी वो की चेन है। पहले वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कार आती है जिसमें सुयोन बैठ जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुनहोई की माँ सुनहोई को खाने के लिए बुलाती है। तब सुनहोई अपनी माँ से कहती है वो पुलिस के पास जा रही है। सुनहोई अपनी माँ से कल रात के बारे में पूछती है। सुनहोई पूछती है कि गायों के घर पर क्या हुआ था, लेकिन माँ कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि इस केस को समझने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी दवाइयाँ लेता है और सोचने लगता है। रेड शर्ट वाला डिटेक्टिव ली है जो कि इस केस को गहराई से समझने की कोशिश करता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर आग लगी कैसे। इनके पास वो फोटो भी होती हैं जो गायोंग ने स्कूल में क्लिक की थी और वो फोटो जली नहीं होती। आगे हमें सुयोन को कार में एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखते हुए हमें एहसास हो जाता है कि ये मिस्टर चॉय हैं जो अपनी बेटी सुनहोई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुयोन के सर से खून निकल रहा है। सुयोन को होश आता है और वो कार से बाहर निकलकर भागने लगती है। सुनहोई सुयोन को फोन करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ जाता है, जिसके बाद सुनहोई गायों के साथ बिताए अपने पलों को याद करने लगती है। सुनहोई काफी दुखी है। वो देखती है कि सभी जगह ये बात चल रही है कि गायों के पिता पेंटर का बिजनेस किया करते थे। गायोंग पेंट और थिनर का नशा किया करता था, जिस कारण उसके घर पर आग लगी। आगे हम देखते हैं कि जीयू सुनहोई को अपने साथ गायोंग के फ्यूनरल में लेने के लिए आया है। दोनों उसके फ्यूनरल के पास जाते हैं। वहां से वापस आते हुए सुनहोई नीचे गिर जाती है। उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही है। जीयू उसके लिए पानी लाया होता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय अपने ब्लैक कार में सुनहोई के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद मिस्टर चॉय जीयू का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अपने साथ सुयोन को ले जाते हैं। ये वही ब्लैक कार है जो हमने रात को देखी थी जिसमें सुयोन थी। मिस्टर चॉय एक पहेली कहते हुए अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर चॉय जानते हैं कि सुनहोई गायों की मौत के कारण दुखी है, जिस कारण मिस्टर चॉय सुनहोई को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों डिटेक्टिव मिस्टर चॉय के घर के बाहर खड़े होते हैं। जब मिस्टर चॉय उन्हें वहां पर देखते हैं तो सुनहोई को कार में रहने को बोलकर उनके पास जाते हैं। सुनहोई को जब पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर गायों के घर पर लगी आग के बारे में पूछने आए हैं तो सुनहोई डरने लगती है। तब सुनहोई उस की चेन को देखती है जो कि उसके पिता के कार में है। सुनहोई सोचती है कि ये की चेन तो मैंने सुयोन को दी थी, ये यहाँ क्या कर रही है। सुनहोई अपने पिता की तरफ देखती है। दोनों डिटेक्टिव सुनहोई से कुछ सवाल करते हैं क्योंकि सुनहोई गायों के सबसे करीब थी। साथ ही वो सुयोन के बारे में पूछते हैं कि क्या वो गायों की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सुनहोई मना कर देती है। डिटेक्टिव ली कहता है कि हम सुयोन से कुछ सवाल करना चाहते हैं पर वो हमें मिल नहीं रही। ये सुनकर सुनहोई घबराने लगती है, लेकिन हिम्मत रखते हुए कहती है मुझे उसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद दोनों डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं। डिटेक्टिव ली उन्हें अपना नंबर देकर जाता है ताकि अगर सुयोन के बारे में पता चले तो वो बता सके। मिस्टर चॉय कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने उन्हें नहीं बताया कि सुयोन कल यहाँ पर आई थी। सुनहुई चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। डिटेक्टिव को यह डाउट हो जाता है कि सुनहुई कुछ तो छुपा रही है। सुनहुई कमरे पर जाकर सुयोन को बहुत से मैसेज और फोन करती है, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। सुनहुई को अब लगने लगा है कि कहीं उसके पिता ने सुयोन को मार तो नहीं दिया। सुनहुई जीव को फोन करके पूछती है क्या तुम सुयोन से मिले। साथ ही सुनहुई बताती है कि पुलिस मेरे घर पर आई थी और सुयोन के बारे में पूछ रही थी। सुनहुई जीव से सुयोन के घर का पता पूछती है। अब सुनहुई सुयोन के घर को ढूंढते हुए जाती है। सुनहुई की मुलाकात सुयोन के दोस्त से होती है जो उसके साथ रहती है। उसकी रूममेट बताती है कि सुयोन कुछ दिनों से घर पर नहीं आई है, क्या सब कुछ ठीक है।
उधर डिटेक्टिव को डाउट हो जाता है कि ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये बहुत पेचीदा केस है। लेकिन उसके सीनियर को डिटेक्टिव की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम एक बेकार की डिटेक्टिव हो, तुम्हें ये जॉब छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, शरीर पर एक चाकू के घुसने का निशान है। ये रिपोर्ट देखकर डिटेक्टिव अपने सीनियर को कहता है, क्या तुम इस केस को क्लोज करना चाहते थे, और उस पर चिल्लाने लगता है। तब उनका सीनियर चुप होकर उन्हें सुनता है। अब सुनोई घर वापस आ जाती है, लेकिन घर के बाहर सोचने लगती है कि आखिर उस रात क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो खुद को उसके पिता का करीबी बताता है और सुनोई से कहता है कि अपनी माँ और पिता से सावधान रहना। ये सुनकर तो सुनोई काफी घबरा जाती है, आखिर इसने ये क्यों कहा। ऊपर से मिस्टर चोय उन्हें देख रहे होते हैं। सुनोई अपने घर के अंदर जाती है और अपनी माँ को देखकर घबरा जाती है। उसकी माँ पूछती है कि बाहर वो आदमी तुमसे क्या कह रहा था। सुनोई अपनी माँ को बस ये बताती है कि वो खुद को आप लोगों का खास बता रहा था। ये कहकर सुनोई अपने कमरे में सोने के लिए चली जरूर जाती है, लेकिन वो उस आदमी के बारे में सोच रही है। रात में सुनोई घर के उस कमरे को देखती है जिसका जिक्र वो आदमी कर रहा था। सुनोई धीमी कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, जिस कारण वो वहाँ से भागने लगती है। पर तभी वहाँ पर उसके माँ बाप आ जाते हैं और जिस तरह वो सुनोई को देख रहे हैं, मुझे तो इसके अब माँ बाप ईसाई को लगने लगे हैं। अगले दिन सुनोई को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जियू सुनोई से बात करता है। जियू पूछता है, क्या गायोंग, सुयोन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था, तुम मुझे बता सकती हो। तब सुनोई कहती है, मुझे सुयोन की चिंता हो रही है। जिसके बाद ये दोनों स्कूल में सुनोई के घर पर जाते हैं। सुनोई जानना चाहती है कि आखिर उस कमरे में क्या है जिसके बारे में वो आदमी बताना चाहता था। सुनोई जल्दी से अंदर जाती है, तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है कि आज वो उसको पिक करने में लेट हो जाएगी। तब सुनोई कहती है कि मैं पहले ही घर पर आ चुकी हूँ। सुनोई उस कमरे में जाने लगती है, पर वो कमरा लॉक होता है और उसके पास वहाँ की चाबी नहीं होती। तब वो पूरे घर में चाबी ढूंढने लगती है। चाबी मिलने के बाद वो जल्दी से उस कमरे के दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसके पिता मिस्टर चॉय होते हैं, लेकिन असल में इसे वो वक्त याद आ जाता है जब मिस्टर चॉय ने सुनोई को इस कमरे में जाने से मना किया था। अब ये कमरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी चाबी नहीं लगती। सुनोई की सांसें बढ़ने लगती हैं। वो बाहर जियू के पास जाती है और उसकी हेल्प मांगती है। तब ये एक सीढ़ी की मदद से उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जियू बाहर निगरानी रखता है, लेकिन तभी जियू देखता है कि मिस्टर चॉय की गाड़ी आ रही है। जियू सुनोई को ये बताता है। तब सुनोई सीढ़ी को हटाने को बोलती है और कहती है, तुम मेरे पिता का ध्यान भटकाओ। जियू मिस्टर चॉय के पास जाकर कुछ कहने लगता है और उन्हें अंदर जाने से रोकता है, जबकि सुनोई पूरी कोशिश कर रही है उस खिड़की को खोलने की, जबकि बाहर जियू मिस्टर चॉय को अपना डांस दिखा रहा है। मिस्टर चॉय तो सब बड़ी ही हैरानी से देख रहे हैं। तभी वहाँ पर सुनोई की माँ आती है और वो भी जियू का डांस देखने लगती है। जियू काफी थक जाता है, लेकिन अब सुनोई खिड़की से कमरे के अंदर जा चुकी है। कमरे के अंदर बहुत सी चीजें रखी होती हैं। सुनोई एक टॉय कार को उठाती है और वहाँ पर रखे सभी चीजों को देखने लगती है और तब वो एक फोटो को देखती है। सुनोई की माँ अंदर जाकर सुनोई को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब ना पाकर वो उसके कमरे में जाती है। मिस्टर चॉय भी अंदर आते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, जिसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर चॉय उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। मिस्टर चॉय कमरे की चाबी निकालते हैं और लॉक खोलने लगते हैं, पर तभी नीचे से सुनोई की आवाज आती है, जिस कारण मिस्टर चॉय वापस से लॉक लगा देते हैं। सुनोई कहती है, मैं नहा रही थी। सुनोई को वहाँ पर देखकर चॉय खुश दिखाई देते हैं, जिसके बाद सुनोई अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। सुनोई की माँ बाथरूम में जाती है, ये देखने के लिए कि सुनोई ने नहाया भी है या फिर नहीं। अब सीन सुनोई पर आता है। सुनोई के पास वो फोटो है जिसे उसने अपने हाथ पर लिया होता है। रात को सुनोई की माँ डिनर तैयार कर रही है। सुनोई पूछती है कि क्या मैं आपकी मदद करूं? तब वो सुनोई को कुछ पीने के लिए देती है। सुनोई अपनी माँ से कुछ सवाल करती है जो कि उनके परिवार से जुड़ा होता है। साथ ही पूछती है, आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, जबकि आप तो किसी लड़के को भी अडॉप्ट कर सकती थी। ये सुनकर उसकी माँ तकलीफ भरे लफ्जों से उसे रोकती है। सुनोई अपने कमरे में वापस आ जाती है। रात को ये मिस्टर चॉय को सुनोई के मन में उठ रहे सवालों के बारे में बताती है। तब मिस्टर चॉय कहते हैं, हमें बस अपने प्लान पर ध्यान देना है। उनकी बात सुनोई कमरे के बाहर से सुन रही है। अगले दिन सुनोई और जियू स्कूल के बाद कहीं जाने लगते हैं। जियू जानना चाहता है कि सुनोई कहाँ जा रही है, साथ ही चोरी छुपे सीढ़ी से कमरे में जाने की वजह पूछता है, लेकिन सुनोई कहती है कि तुम मेरी इसमें कुछ मदद नहीं कर पाओगे। सुनोई और जियू एक अनजान जगह पर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। उस घर को देखकर जियू काफी हैरान होता है। जियू सुनोई से घर के बारे में पूछता है। तब सुनोई कहती है कि ये मेरे दादाजी का घर है। तभी वहाँ पर एक लेडी व्हील चेयर पर आती है। लेडी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है
कि तुम यहाँ पर हो? सुनहोई मना करती है। तब लेडी कहती है फिर यहाँ से चले जाओ। सुनहोई कहती है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं दादी जी। तब सुनहोई उन्हें एक फोटो दिखाती है, लेकिन दादी जी तो इस पर चिल्लाने लगती है। सुनहोई पूछती है कि इसमें ये लड़का कौन है। तब दादी जी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने व्हील चेयर पर से उठकर पास में रखा हुआ बांस को उठाती है और नीचे फेंक कर तोड़ देती है, जिस कारण सुनहोई डर कर नीचे गिर जाती है। लेडी कहती है तुमने सुना नहीं, निकलो यहाँ से। तभी जियू जल्दी से सुनहोई को वहाँ से लेकर जाता है। जियू सुनहोई के लिए खाने के लिए लाया होता है। आगे जियू सुनहोई से बात करते हुए कहता है जब से सुयोन हमारे स्कूल में आई है तब से सब कुछ खराब हो रहा है। जियू कहता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि ऐसे खतरे वाली जगह पर हमेशा मुझे लेकर जाओगी। तब सुनहोई कहती है कि पता नहीं उस फोटो को देखकर दादी जी ऐसे क्यों भड़की। आगे हमें दादी जी को दिखाया जाता है जिनके पास वो फोटो है। जियू सुनहोई को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है और ढेर सारी बातें करते हुए ये जाने लगते हैं। अब घर पहुंचकर सुनहोई अपनी डायरी पर लिख रही होती है कि आज उसके साथ क्या हुआ। सुनहोई को बचपन से ही लिखने की आदत है। सुनहोई लिखती है कि उसे जियू पर पूरा भरोसा है और वो उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती है। एक बार की बात है जब सुनहोई को एक स्टूडेंट ने ये कह दिया था कि सुनहोई के पेरेंट्स असली नहीं है, जिस कारण सुनहोई काफी निराश हो गई थी। और जब मिस्टर चोय को इस बारे में पता चला तो अगले दिन उस स्टूडेंट समेत उसके पूरे परिवार के मरने की खबर आई। अगले दिन सुनहोई कहीं जाने लगती है, साथ में जियू भी होता है। सुनहोई के जाने के बाद मिस्टर चोय उसके लैपटॉप पर देखते हैं कि सुनहोई ने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर क्या सर्च किया है। साथ ही सुनहोई की डायरी भी पढ़ते हैं। साथ ही वो अपने पत्नी को भी पढ़ने को कहते हैं। ये पढ़कर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद मिस्टर चोय डायरी को वापस से रख देते हैं। सुनहोई जियू का धन्यवाद करती है। आगे हमें दोनों डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो सुनहोई पर नजर रखे हुए हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है और उनसे लड़ने लगता है क्योंकि उन्होंने काफी देर से उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। सुनहोई जियू को सब कुछ बताना चाहती है। सुनहोई जियू को उस रात के बारे में बताने लगती है। तब जियू कहता है तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि सुयोन ने गायों को मारा और उसके घर को जलाया। आगे सुनहोई कहती है कि मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। अगले दिन स्कूल में सुनहोई चुपचाप बैठी हुई है। तभी उसके पास सुयोन का मैसेज आता है। सुयोन सुनहोई को बुलाती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तब सुनहोई स्कूल से बाहर दौड़ती हुई जाती है। सुनहोई सुयोन को फोन करती है, लेकिन सुयोन का फोन अब स्विच ऑफ जाता है। अब सीन वापस से दादी जी पर शिफ्ट होता है। दादी जी काफी निराश दिखाई दे रही हैं क्योंकि बचपन में उसके बेटे को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिस कारण वो एक पेड़ पर चढ़ा उन लोगों से बचने के लिए, लेकिन वो नीचे गिर गया जिस कारण उसके सर पर चोट लगी और सर से खून निकलने लगा, जिस बात का पछतावा उन्हें आज भी है। सुनहुई स्कूल से बाहर आती है सुयोन को देखने के लिए, लेकिन सुयोन कहीं भी नजर नहीं आती। परेशान होकर सुनहुई सुयोन को हर जगह ढूंढती है। अचानक सुनहुई को सुयोन दिखाई देती है और वो उसे आवाज लगाते हुए बिना इधर उधर देखे सीधा रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। डर के मारे सुनहुई का शरीर जकड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त जियू वहां पर आकर उसे धक्का दे देता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जिसे सुनहुई सुयोन समझ रही थी वो कोई और ही था। वो ब्लैक कार वाला आगे जाकर अपने शीशे से इन दोनों को देखता है और तब तक जियू बेहोश हो चुका होता है। सुनहुई जियू के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक कार तब तक वहां से निकल जाती है। जियू को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां उसकी मॉम भी पहुंचती हैं। खुशकिस्मती से जियू ठीक हो जाता है। सुनहुई उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। जियू कहता है मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब गायोंग हमारे साथ हुआ करता था। हम साथ में हंसते थे, मस्ती करते थे। मैं गायों को पहले ही खो चुका हूँ और अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। जियू फिर से ब्लैक कार का जिक्र करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर शक हो रहा है। अगर वो चाहता तो अपनी कार को रोक सकता था, लेकिन उसने तो कार की स्पीड और बढ़ा दी। दोनों सोचते हैं कि ये बात पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और सिक्योरिटी कैमरे की मदद से कार की डिटेल्स मिल जाएंगी। सिक्योरिटी कैमरे का नाम सुनते ही सुनहोई को कुछ याद आता है। तभी उसकी मॉम और डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर चॉय ये सब देखकर गुस्से से भड़क उठता है। उधर डिटेक्टिव गायोंग अपने एक केस को लेकर काफी परेशान होता है। इस बीच मिस्टर चॉय से कोई मिलने आता है, एक केस के सिलसिले में बात करता है। साथ ही कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सुनहुई के मन में कई सवाल होते हैं जिनका उसे जवाब चाहिए। तभी उनके घर के गेट पर डिटेक्टिव आता है।
डिटेक्टिव उनसे ब्लैक कार के बारे में बात करता है जिसने सुनहोई को मारने की कोशिश की थी। डिटेक्टिव मिस्टर चॉय से पूछता है कि वो कार तो कुछ ही दिन पहले आपने रेंट पे ली थी। यही कारण होता है कि डिटेक्टिव को मिस्टर चॉय पर शक होने लगता है और ये शक सुनहोई की आंखों में भी दिखाई देता है। मिस्टर चॉय तब कहता है तुम दोनों मुझसे ऑफिस में आकर मिलना, फिलहाल तुम जा सकते हो। दोनों डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं और मिस्टर चॉय अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनके पास उनकी माँ का फोन आता है। मिस्टर चॉय फोन उठाते हैं लेकिन बात करते ही उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो उनका दिमाग खराब कर देता है। दूसरी तरफ सुनहोई बार बार उस ब्लैक कार के बारे में सोच रही होती है। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं। क्या सच में मेरे डैड मुझे मारना चाहते हैं? क्या वो अब अपने पेरेंट्स पर भरोसा कर सकती है या नहीं? ये सोच सोच कर उसके दिल में गहरा शक और बेचैनी पैदा हो जाती है। मिस्टर चॉय अपनी माँ का फोन आने के बाद सीधा उस लॉक्ड कमरे में जाते हैं। लॉक खोलते हैं और अंदर जाकर हर चीज को गौर से देखने लगते हैं। उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि कोई उस कमरे में आया था। इस बात से गुस्से से भरकर मिस्टर चॉय सीधा सुनहोई के कमरे में जाते हैं। मिस्टर चॉय के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनहोई की मॉम भी उधर आ जाती है। मिस्टर चॉय गुस्से में सुनहोई के सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगते हैं जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। मिस्टर चॉय सुनहोई से पूछते हैं कि वो फोटो कहाँ पर है। डरते हुए सुनहोई कहती है मेरे बैग में। मिस्टर चॉय उसके बैग से फोटो निकालता है और जाने लगता है। सुनहोई अपने डैड से पूछती है वो लड़का कौन था जो इस फोटो में है। फिर अपने सभी सवालों के बारे में पूछने लगती है। गायों के घर पर आग का लगना, एकदम से सुयोन का गायब हो जाना और उस ब्लैक कार के बारे में भी। ये सब पूछते हुए सुनहोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर चॉय सहम कर कहते हैं मुझे डर लगने लगा है तुम्हारी वजह से सुनहोई, अब मैं डर रहा हूँ। तब मिस्टर चॉय और कुछ कहते हैं लेकिन तभी सुनहोई की मॉम उन्हें रोक देती है। मिस्टर चॉय सुनहोई से कहते हैं आज के बाद कभी भी उस कमरे में मत जाना और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सुनहोई को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। कंफ्यूजन और डर के बीच वो अपने परिवार को लेकर और भी कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव मिस्टर चॉय के ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में घुसते हैं। सबसे पहले वो सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस दिन मिस्टर चॉय अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले थे। ये देखकर उनके मन में एक नया सवाल उठता है। अगर मिस्टर चॉय ऑफिस से निकले ही नहीं थे तो वो कौन था जो मिस्टर चॉय के गाड़ी को लेकर गया था? अगले दिन सुनहोई उसी अनजान आदमी से मिलने जाती है जिसने उसे सतर्क रहने को कहा था। सुनहोई उससे पूछती है तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हो? साथ ही वो ये भी पूछती है आखिर तुम हो कौन? तब हमें पता चलता है कि ये अनजान आदमी एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम मिस्टर कैंग है। वो सुनहोई को बताता है बहुत लंबे समय पहले मैं और तुम्हारे पिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ रात पहले हमने एक अनजान इंसान का शरीर पानी में मिला। वहाँ पर एक वॉलेट भी था जो सुयोन का था। ये सब जानकर सुनहोई अपने घर वापस आती है। उसकी मॉम उससे पूछती है तुम कहाँ पर गई थी? लेकिन सुनहोई झूठ बोल देती है कि वो जीयू के साथ थी। तब उसकी मॉम कहती है मैंने थोड़ी देर पहले जीयू से बात की थी और तुम उसके साथ नहीं थी। मिस्टर चॉय सुनहोई को एक फाइल देता है और सुनहोई उस फाइल के बारे में पूछती है। मिस्टर चॉय बताते हैं तुम्हें अब अपनी आगे की पढ़ाई अब्रॉड जाकर करनी होगी। ऐसा मिस्टर चॉय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुनहोई की जान को खतरा है। इस बात पर सुनहोई की मॉम उस लड़के के बारे में बताने लगती है और कहती है वो तुम्हारा बड़ा भाई था, लेकिन एक दिन वो आग में जल गया। काश मैं उसे बचा पाती। मुझे इस बात का अफसोस आज तक है। फिर वो सुनहोई से पूछती है क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स पर भरोसा है? सुनहोई अपनी मॉम से पूछती है मुझे आपसे कुछ पूछना है, उस रात क्या हुआ था? तब वो बताती है उस रात गायोंग जिंदा था। मैंने वहाँ पर उसे जिंदा देखा। मैं उसके पास गई लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। मैं एम्बुलेंस को फोन करने ही लगी थी कि गायोंग ने मना कर दिया और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। साथ ही उसने बताया कि सुनहोई ने कुछ भी गलत नहीं किया। सुनहोई की मॉम बताती है मैंने तुम्हारा सामान उठाया और वहाँ से निकल गई। ये सब सुनकर सुनहोई और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं अगर उसकी मॉम ने आग नहीं लगाई थी तो वो काम किसने किया था? क्या कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है? सुनहोई सोचती है कि उसने गायों को वहां पर मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जबकि वो बच सकता था। सुनहोई अपने कमरे में बैठी हुई मिस्टर कैंग की बातें याद करती है। मिस्टर कैंग ने उसे बताया था कि वो कमरा उसके असली भाई का था और उसके मरने के पीछे उसके पिताजी मिस्टर चॉय का हाथ था, लेकिन अपनी ताकत और असर के कारण कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मिस्टर कैंग ने सुनहोई को चेतावनी दी थी कि उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए क्योंकि क्या पता किसी दिन मिस्टर चॉय उसे भी मार डाले। मिस्टर कैंग के पास मिस्टर चॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं
नहीं है, इसीलिए वो सुनहोई से मदद मांगता है। ये सब सोचकर सुनहोई और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में डर और शक और भी गहरा हो जाता है, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है। अपने ऑफिस में बैठा डिटेक्टिव केस के बारे में गहरी सोच में दिखाई देता है। इतनी रात हो चुकी है लेकिन वो अब तक घर नहीं गया। तभी वहाँ सुयोन आती है। डिटेक्टिव उसे पहचान नहीं पाता। तब सुयोन अपने बारे में डिटेक्टिव को बताती है। डिटेक्टिव सुयोन को अपने सामने जिंदा देख रहा है, लेकिन फिर अचानक डिटेक्टिव की आंख खुल जाती है और वो अपने टेबल पर रखी कॉफी को देखता है। तो क्या ये बस एक सपना था या सच में सुयोन वहाँ पर आई थी? दूसरी तरफ सुनहोई सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट पर 13 साल पहले हुए आग के हादसे के बारे में इंटरनेट पर ढूंढ रही है, लेकिन कहीं भी उसे केस के बारे में कोई आर्टिकल या कोई भी जानकारी नहीं मिलती। सुनहोई पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए, अपनी पेरेंट्स पर या फिर कैंग पर। सुनहोई के पास उसके दोस्त जियू का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तब जियू को सुनहोई और गायोंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। मिस्टर चॉय को उस आदमी से बात करते हुए दिखाया जाता है जिससे पहले सुनहोई मिली थी। मिस्टर चॉय को पता चल जाता है कि सुनहोई यहाँ पर आई थी। मिस्टर चॉय और उसकी माँ के बीच कुछ तो परेशानी है, जिस कारण ये एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। वो आदमी मिस्टर चॉय को उनसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर चॉय मना कर देता है। अब मिस्टर चॉय बाहर अपनी कार में होते हैं, जो कि कुछ सोच रहे होते हैं। उनकी कार के पीछे की तरफ से धुआं निकल रहा है। शायद बीच रास्ते पर इनकी कार खराब हो चुकी है। सुनहोई अभी भी मिस्टर कैंग की बातों को सोच सोच कर परेशान है। सुनहोई अपने कंप्यूटर पर बहुत सी चीजों को सर्च करती है, लेकिन कोई भी लिंक खुल ही नहीं रहा होता। सुनहोई इस बारे में बहुत कुछ सोचने लगती है। तभी कमरे में उसकी मॉम आती है। सुनहोई बेड पर होती है। सुनहोई अपनी मॉम से कहती है कि कोई मेरे कमरे के बाहर है। तब सुनहोई की मॉम खिड़की से बाहर देखने के लिए जाती है, लेकिन वो सुनहोई को कंप्यूटर बंद करते हुए देख लेती है, पर अनजान बनकर वहां से चली जाती है। सुनहोई से मिलने के लिए जियू आया होता है। जियू को सुनहोई की चिंता होती है, लेकिन सुनहोई की मॉम उसे सुनहोई से मिलने नहीं देती और उसे वहां से जाने को कहती है। जियू कुछ सोचते हुए वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि सुनहोई का होता है। तब जियू वहां से वापस चला जाता है। अब मिस्टर चॉय घर वापस आ चुके हैं। सुनहोई काफी परेशान होती है। वो अपने डैड की आवाज सुन लेती है और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आती है। सुनहोई अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर से उनकी आवाज सुनती है। सुनहोई किचन में जाती है तो वहाँ पर पीनट पाउडर देखती है। पीनट पाउडर से सुनहोई को एलर्जी होती है। सुनहोई को लगता है कि उसके डैड ये लेकर आए हैं। डर कर सुनहोई अपने कमरे की तरफ जाती है। तब अपने पेरेंट्स के कमरे से सुनती है कि उसके पेरेंट्स किसी को मारने की बात कर रहे हैं, जिस कारण सुनहोई डर कर दीवार से सट जाती है और उसकी आवाज अंदर से मिस्टर चॉय सुन लेता है। सुनहोई की मॉम बाहर आकर देखती है, पर वहाँ पर सुनहोई नहीं होती और फिर वो मिस्टर चॉय की तरफ देखती है। सुनहोई अपने कमरे में वापस आ चुकी है। एक कोने में अपने मुंह को अपने हाथों से दबाए हुए चुपचाप बैठी है। जियू को सुनहोई की चिंता होने लगती है। अचानक से बदलते हुए चीजों के कारण जियू को सुनहोई के लिए डर लगने लगता है। तब जियू पुलिस के पास जाता है। वो डिटेक्टिव से मिलता है। सुनहोई के कानों में बार बार उसके पेरेंट्स की आवाज सुनाई दे रही है। सुनहोई को लगता है कि अब उसके पेरेंट्स उसे भी मारने वाले हैं। तभी सुनहोई के पास किसी का मैसेज आता है। सुनहोई की मॉम किचन में डिनर तैयार कर रही है। क्या ये सच में आज सुनहोई को मारने वाले हैं? जिसके बाद कैमरा उस सूप की तरफ दिखाते हुए सीन कट हो जाता है। जियू ने सुनहोई को मैसेज करके बताया होता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और वो ये बताता है कि पुलिस ने बताया कि सुयोन का फोन पानी में मिला था, जहाँ पर उसका वॉलेट था। इसका मतलब है कि सुनहोई को जो मैसेज मिला था वो सुयोन ने नहीं किया था। तब सुनहोई को समझ आता है कि किसी ने पूरी प्लानिंग करके उस दिन उसे मारने की कोशिश की थी। जबकि सुनहोई के कमरे के बाहर उसकी मॉम डिनर लेकर खड़ी होती है। वो अंदर आती है और सुनहोई को डिनर देती है। सुनहोई को अब अपनी मॉम से भी डर लगने लगा है। वो सुनहोई को अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है। सुनहोई अपनी मॉम की तरफ देखती है, साथ ही उसे मिस्टर कैंग की बातें भी याद आती हैं। सुनहोई इतनी घबराई होती है कि उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई देता है। सुनहोई को बहुत सी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद सुनहोई उसे नीचे फेंक देती है और अपने कमरे से बाहर चली जाती है। सुनहोई अपने घर से भाग जाती है और रास्ते पर दौड़ते हुए अपने घर से दूर जाने लगती है। भागते हुए उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो कुछ भी इन दिनों उसके साथ गुजरा है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सुनहोई बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ती है, जबकि उसकी मॉम घर पर एक जगह बैठी हुई कुछ सोच रही है। सुनहोई एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वो जियू को फोन करती है और बताती है कि मैं घर से भाग गई, साथ ही रोने लगती है।
तब जियो पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। सुनहोई उसे बताती है। वहाँ पर सुनहोई किसी को देखती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भागने लगती है और भीड़ में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी कोई सुनहोई को एक गाड़ी के सामने धक्का दे देता है और सुनहोई नीचे गिर जाती है। कुछ लोग 911 को फोन करते हैं। उधर जियो एक छाता खरीद रहा होता है। तब वो एक एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। साथ ही उस आदमी को देखता है जिसने सुनहोई को धक्का दिया था। उसने काले कलर के कपड़े पहने थे। जियो को कुछ डाउट होता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय आ जाते हैं और जियो से पूछते हैं कि तुम बिना छाता के यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। मिस्टर चॉय ने भी वही कपड़े पहने होते हैं जो कि उस आदमी ने पहने थे जिसने सुनहोई को गाड़ी के सामने धक्का दिया था। इतने देर में वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। अब मिस्टर चॉय के पास उनकी पत्नी का फोन आता है और वो सुनहोई के बारे में बताती है। सुनहोई आईसीयू में होती है। डॉक्टर बताते हैं कि सुनहोई को अभी तक होश नहीं आया है। वहाँ पर मिस्टर चॉय और जियो भी होते हैं। इनसे कुछ सवाल करने के लिए वहाँ पर पुलिस आई होती है। तब मिस्टर चॉय उनसे मिलने का तय करता है। साथ ही जियो को अपना क्रेडिट कार्ड देता है ताकि अगर हॉस्पिटल पर कुछ भी जरूरत पड़े तो जियो इसका इस्तेमाल कर सके। मिस्टर चॉय वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर सुनहोई की मॉम से पूछती है कि क्या सुनहोई किसी तरह की दवाई ले रही थी या फिर उसे किसी चीज से एलर्जी थी। तब वो बताती है कि सुनहोई को पीनट से एलर्जी है। आईसीयू के अंदर कोई तो सुनहोई के करीब बढ़ता है। ये तो सुनहोई की मॉम होती है जो उस पर चिल्ला रही होती है और उसका गला दबा रही होती है। सुनहोई छटपटाने लगती है, लेकिन ये सिर्फ सुनहोई का एक बुरा सपना होता है। जियो सुनहोई की मॉम के लिए जूस लाया होता है, जिसके बाद अंदर से सुनहोई के चिल्लाने की आवाज आती है। तब ये दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर सुनहोई का बुरा हाल होता है। तब जियो डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। सुनहोई अपने सामने अपनी मॉम को देखती है और काफी डरने लगती है। जियो डॉक्टर को सुनहोई के बारे में बताता है। उधर मिस्टर चॉय से डिटेक्टिव कुछ सवाल करते हैं, लेकिन मिस्टर चॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा। तब डिटेक्टिव कहता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि किसी ने सुनहोई को जानबूझकर धक्का दिया है। तभी उनके पास जियो आता है और उन्हें बताता है कि सुनहोई को होश आ गया है। सुनहोई अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो छटपटाने लगती है। तब वहाँ पर मिस्टर चॉय पहुँचते हैं, साथ ही डिटेक्टिव्स भी होते हैं। डॉक्टर किसी तरह सुनहोई को काबू में करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सुनहोई को समझ आता है कि वो सब एक सपना था, कोई हकीकत नहीं। अब सुनहोई आराम कर रही है। डिटेक्टिव सुनहोई को लेकर बात करने लगते हैं। डिटेक्टिव कहता है जो कोई भी सुनहोई के आसपास होता है उसे हमेशा नुकसान होता है और अब तो किसी ने सुनहोई को मारने की कोशिश भी की है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। डॉक्टर मिस्टर चॉय को बताते हैं कि सुनहोई को दौरा पड़ा था, शायद वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई होगी। तब सुनहोई अपने सामने जियो को देखती है, उसे अपने पास बुलाती है। सुनहोई मदद मांगती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे, और ये बात सुनहोई बार बार दोहराने लगती है। सुनहोई को कुछ बड़बड़ाते हुए सुनकर दोनों डिटेक्टिव तेजी से उसके पास आते हैं। डिटेक्टिव सुनहोई से कुछ पूछने लगता है, पर तभी सुनहोई बेहोश हो जाती है। आगे डिटेक्टिव वापस से एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि लास्ट टाइम सुयोन सुनहोई के घर पर थी, जिसके बाद से ही सुयोन गायब है और अब सुनहोई का भी यह हाल हो चुका है। जिसके बाद डिटेक्टिव ली से कहते हैं कि मुझे सर्च वारंट ला कर दो। डिटेक्टिव ली पूछता है पर कहाँ की? तब डिटेक्टिव मिस्टर चॉय की तरफ इशारा करते हैं। अब डिटेक्टिव को भी सुनहोई के पेरेंट्स पर डाउट होने लगा है, लेकिन वो चाहकर भी इसके खिलाफ सर्च वारंट नहीं ला सकते। इसीलिए ये एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव अपने खुफिया आदमी को एक काम देता है। उसके अगले ही पल वो आदमी अपनी गाड़ी को सीधा ले जाकर मिस्टर चॉय की पार्किंग पर खड़ी हुई कार से ठोक देता है और फिर गाड़ी से उतरकर मिस्टर चॉय से माफी मांगते हुए कहता है कि इसकी मरम्मत मैं कर दूंगा। उधर एक बुरे सपने के कारण सुनहोई की आंख खुलती है। सुनहोई देखती है कि उसकी मॉम उसका हाथ पकड़े हुए उसके पास बैठी है। तब सुनहोई अपनी मॉम को आवाज लगाती है। सुनहोई अपनी मॉम से कहती है कि मैंने सपने में देखा। तब उसकी मॉम कहती है वो सब भूल जाओ। तब वो सुनहोई को उठाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। सुनहोई किसी को फोन करके मदद मांगती है और ये और कोई नहीं होता बल्कि मिस्टर कैंग ही होते हैं। मिस्टर कैंग के पास वो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सुयोन बचकर भाग निकली थी। जियो बाहर बैठा हुआ उस आदमी के बारे में सोच रहा है जिसे उसने उस रात देखा। जियो किसी को फोन करता है और कहता है वो तुम ही थी ना। तब हमें दिखाया जाता है कि जिसने सुनहोई को धक्का दिया था वो और कोई नहीं बल्कि सुयोन थी। इस नए ट्विस्ट ने तो कहानी में एक नया मोड़ हिला दिया। डिटेक्टिव मिस्टर चॉय की कार में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो मिस्टर चॉय की गाड़ी में खून के निशान पाते हैं। अब क्योंकि सुनहोई ठीक हो जाती है तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हैं। मिस्टर चॉय वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। मिस्टर चॉय सुनहोई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे। सुनहोई कुछ नहीं बोलती और फिर ये साथ में घर वापस जाने लगते हैं। ये घर पहुँचते हैं। मिस्टर चॉय सुनहोई को आराम करने के लिए कहते
जाते हैं। तभी उनके घर के बेल बजती है। बाहर पुलिस की पूरी टीम होती है। पुलिस की टीम अंदर आती है और मिस्टर चॉय को अरेस्ट कर लेते हैं। सुनहोई ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। पुलिस सुनहोई के डैड को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं। ये मिस्टर चॉय कुछ देख रहा है। तभी उनके पास उनके सीनियर आता है और कहता है कि हमने खून के धब्बों का डीएनए करवाया, मिस्टर चॉय ने ही सुयोन को मारा है। लेकिन डिटेक्टिव कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। सीनियर कहता है अब क्या ठीक नहीं लग रहा, हमारे पास डीएनए की रिपोर्ट्स हैं, तुम जाओ और मीडिया को इसके बारे में बताओ। जिसके बाद सीनियर वहां से चला जाता है और डिटेक्टिव कुछ सोचने लगता है। वहां से जाते हुए डिटेक्टिव मिस्टर ली को फोन करता है और किसी काम को लेकर पूछने लगता है। अब डिटेक्टिव मिस्टर चॉय के पास जाता है। मिस्टर चॉय को अंधेरे कमरे में बिठाया हुआ है। डिटेक्टिव मिस्टर चॉय के सामने बैठकर मिस्टर चॉय को देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुनहोई को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही है। सुनहोई ने मिस्टर कैंग को फोन करके ये बताया था कि उसके डैड की कार में उसे सुयोन की कुछ चीजें मिली थी, पर सुनहोई ये भी जानती है कि उसके डैड ऐसा नहीं कर सकते। बाहर से सुनहोई की मॉम दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन सुनहोई अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई है। जिसके बाद सुनहोई की मॉम बाहर जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये कहीं जाने लगती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें जियू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर सुयोन का इंतजार कर रहा है। जियू ने सुयोन को यहाँ आने की धमकी दी है। अगर सुयोन यहाँ पर नहीं आई तो जियू सब कुछ जाकर पुलिस को बता देगा। जियू सुयोन का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुयोन अभी तक नहीं पहुँची। तब जियू मुड़ता है, जिसके बाद हमें पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। जियू को भी ये महसूस होता है, इसीलिए पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। ये तो डिटेक्टिव ली है। डिटेक्टिव ली को देखकर जियो थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद डिटेक्टिव ली जियो को अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाते हैं। ली वहाँ पर एक बर्गर खाता है। जियो से कहता है कि तुमने सुयोन को फोन क्यों किया, तुम्हारा एक वॉइस मेल उसके फोन से मिला। जिस पर जियो कहता है कि वो तो मैंने तब भेजा था जब सुयोन गायब नहीं हुई थी। ये सुनकर डिटेक्टिव ली कहता है जियो तुम कोरिया की पुलिस को हल्के में मत लो। आगे पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उस रात सुनहोई को सुयोन ने धक्का दिया था। तब जियो कहता है क्योंकि मैंने सुयोन को देखा था। जिस पर डिटेक्टिव ली कहता है क्या तुमने उसे धक्का देते हुए भी देखा था। तब जियो कहता है नहीं, धक्का देते हुए नहीं देखा था। डिटेक्टिव कहता है फिर तुम्हें क्यों लगता है कि सुनहोई को सुयोन ने धक्का दिया। जिस पर जियो कुछ नहीं कह पाता। तब डिटेक्टिव ली कहता है हमें सुयोन का खून मिला है और मुझे नहीं लगता जिसे तुमने देखा वो सुयोन थी, क्योंकि हमें सुयोन की डेड बॉडी भी मिली थी। ये सुनकर तो जियो के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब वहाँ से जाते हुए जियो सोचने लगता है कि अगर सुयोन मर चुकी है तो वो कौन थी जिसे मैंने उस दिन कार से जाते हुए देखा था। जियो वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सुयोन को मिलने के लिए बुलाया था। तभी कोई जियो के पास आता है और उसे चाकू मार देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं। तब डिटेक्टिव ली उनकी आवाज सुनकर उधर की तरफ जाता है तो देखता है कि जियो नीचे गिरा हुआ है और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा है। सीन शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव मिस्टर चॉय से खून के धब्बों को लेकर सवाल करने लगता है, लेकिन मिस्टर चॉय कुछ नहीं बोल रहा। डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुमने ही सुयोन को मारा है। तब मिस्टर चॉय कहते हैं मेरी कार चोरी हो गई थी। डिटेक्टिव पूछता है ये किस तारीख की घटना है। जिस पर मिस्टर चॉय कहता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद जिस दिन गायों के घर पर आग लगी थी उसके अगले दिन ही मेरी कार चोरी हुई थी। तभी डिटेक्टिव के पास डिटेक्टिव ली का फोन आता है, लेकिन डिटेक्टिव फोन को कट कर देता है और कहता है कि तुमने ही सुयोन को मारा है ना। जिस पर मिस्टर चॉय कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैंने ही उसे मारा है। जिस पर डिटेक्टिव कुछ नहीं कहता। सुनहोई अपने कमरे पर बैठी हुई है। तभी एक पत्थर कांच को तोड़ते हुए उसके घर के अंदर गिरता है। कांच के टूटने की आवाज सुनकर सुनहोई अपने कमरे से बाहर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर चॉय कहते हैं क्या तुम्हारे पास उसकी डेड बॉडी है। अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो तुमने मुझे अरेस्ट कैसे किया। ये सब सुनकर तो डिटेक्टिव भी थोड़ा घबराने लगता है। साथ ही बाहर से उनकी बात सुनते हुए सीनियर की हालत भी खराब होने लगती है। उधर डरती हुई सुनहोई वहाँ पर जाती है और एक बड़े से पत्थर को देखती है। तभी उसे दूसरे कमरे से भी इसी तरह की आवाज आती है और सुनहोई उधर की तरफ दौड़ती है तो वहाँ पर भी इसी तरह कांच टूटा हुआ और एक पत्थर पड़ा हुआ है। वहाँ से भागते हुए सुनहोई के पैरों पर एक कांच घुस जाता है, जिस कारण सुनहोई नीचे गिर जाती है। जिसके बाद सुनहोई एक अनजान आदमी को अपने हाथों में चाकू लिए हुए उसकी ओर बढ़ते हुए देखती है, जिस कारण सुनहोई डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी डिटेक्टिव के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मिस्टर ली आपसे अर्जेंट में बात करना चाहते हैं, जिस कारण डिटेक्टिव वहाँ से बाहर जाता है। उधर डिटेक्टिव ली जियो के पास होता है, साथ में पैरामेडिक्स की टीम्स भी होती है। ली के पास डिटेक्टिव का फोन आता है और वो सब कुछ डिटेक्टिव को बताता है। ये जानकर डिटेक्टिव काफी परेशान हो जाता है। उधर सुनहोई की मॉम डिटेक्टिव के पास आई होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। सुनहोई उस अनजान आदमी से बचते हुए घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर वो आता है, अरे ये तो सुयोन है, सुयोन तो जिंदा है।
फिर डिटेक्टिव ली को किसकी डेड बॉडी मिली थी? सोयोन सुनहोई के करीब बढ़ने लगती है। तभी शीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली डिटेक्टिव को बताते हैं कि शायद हम गलत थे, सोयोन अभी भी जिंदा है। उधर सोयोन सुनहोई से कहती है, ये चाकू देख रही हो, मैंने अभी अभी इसी चाकू से जियू को मारा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये कहकर सोयोन चाकू को फेंक देती है। साथ ही कहती है कि मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। तब सुनहोई कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तब सोयोन कहती है, क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें। और साथ ही सोयोन एक हथियार उठाती है और सुनहोई पर हमला कर देती है, लेकिन वो सुनहोई पर नहीं जमीन पर वार करती है और सुनहोई पर चिल्लाते हुए कहती है कि अंदर चलो। जिसके बाद सोयोन सुनहोई के सर पर एक हमला करती है। सुनहोई बेहोश हो जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। उधर डिटेक्टिव तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते पर बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। साथ ही डिटेक्टिव खुद से भी बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने मिस्टर चॉय पर डाउट किया, जबकि सोयोन अभी जिंदा है। और ये सब कुछ जानने के बाद डिटेक्टिव को काफी गुस्सा आ रहा है। उधर सुनहोई के घर पर सब जगह खून ही खून फैला हुआ है और सोयोन ने सुनहोई को बंदी बना रखा है। सुनहोई को होश आता है। तब सोयोन एक मैचिस के डब्बा और एक पेट्रोल से भरा हुआ कैन वहाँ पर लाती है। ये देखकर तो सुनहोई के होश उड़ जाते हैं। सोयोन कहती है कि अब तुम्हारी बारी है दर्द महसूस करने की। सुनहोई के आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। सोयोन उसके पूरे कमरे में पेट्रोल फेंकने लगती है, जिसके बाद वो सुनहोई के मुंह को खोलते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम गायों की मौत का जिम्मेदारी अपने सर पर ले लोगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पहले गायों के घर को आग लगाया और फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनकर सुनहोई कहती है, मैंने तुम्हें कभी मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन सोयोन कुछ नहीं सुनती और एक जोरदार तमाचा सुनहोई को मारती है। उधर मिस्टर चॉय अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन से घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर आता है और इनसे माफी मांगता है। तब मिस्टर चॉय कहते हैं कि तुम्हारा डिटेक्टिव कहाँ पर है? तब सीनियर सब कुछ बताता है, ये जानकर कि किसी ने जियू को चाकू से मारा। मिस्टर चॉय काफी डर जाते हैं। मिस्टर चॉय जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। उधर सोयोन रोते हुए कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनहोई कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन सुनहोई कुछ सुनना नहीं चाहती। तब सुनहोई कहती है कि उस रात गायोन मरा नहीं था, वो जिंदा था। ये सुनकर सोयोन सुनहोई की तरफ देखती है। तब सुनहोई सोयोन को वो सब कुछ बताती है, जिस पर सोयोन कहती है, तो तुम्हारी मॉम ने गायों के घर को आग लगाया। लेकिन सुनहोई मना करती है। तब गुस्से में सोयोन सुनहोई को मारती है और कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद सोयोन सुनहोई को वो की चेन दिखाती है और कहती है कि मुझे ये तुम्हारे कमरे से मिला। सच यही है कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। मिस्टर कैंग अपनी कार से मिस्टर चॉय के घर के बाहर पहुंचते हैं। वो डोरबेल बजाते हैं, लेकिन जब काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता तो दीवार कूदकर अंदर चला जाता है। वहाँ पर टूटे हुए शीशे देखकर मिस्टर कैंग सावधान हो जाता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है। तभी वो सुनहोई के कमरे के बाहर पहुँचता है। वहाँ पर मिस्टर कैंग सोयोन और सुनहोई को देखता है। तब सुनहोई मिस्टर कैंग को पुकारती है। तब सोयोन एकदम से उसकी ओर देखती है और सोयोन के पास चाकू होता है। उधर मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। वहां पर डिटेक्टिव भी मौजूद होता है। जियू की हालत बहुत खराब होती है। मिस्टर चॉय पूछते हैं, क्या सोयोन जिंदा है? तब डिटेक्टिव माफी मांगते हुए कहता है, हाँ वो जिंदा है और उसी ने जियू का यह हाल किया है। तब सुनहोई की मॉम मिस्टर चॉय को कहती है, सुनहोई अपना फोन नहीं उठा रही। ये सुनकर डिटेक्टिव और मिस्टर चॉय वहाँ से उनके घर की तरफ भागने लगते हैं। ये कार में बैठे हुए तेजी से सुनहोई के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चॉय के घर पर आग लगी हुई है। वहाँ पर मिस्टर चॉय और बाकी सब पहुँचते हैं, लेकिन पूरा का पूरा घर आग में जल रहा है। मिस्टर चॉय और उनकी पत्नी की हालत खराब होती है। सुनहोई का नाम चिल्लाते हुए दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर फाइटर्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों को सुनहोई की चिंता होती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर कैंग वहाँ पर पहुँचे थे, मिस्टर कैंग अंदर जाते हैं। सोयोन कैंग को अंदर आने से मना करती है और धमकाने लगती है। तब मिस्टर कैंग सिगरेट पीने लगता है, ये जानने के बाद भी कि वहाँ पर चारों तरफ पेट्रोल पड़ा हुआ है। मिस्टर कैंग कहता है, क्या मुझे ये सिगरेट नीचे फेंक देनी चाहिए? और अगर मैं आग लगा देता हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा? जिस पर सोयोन कहती है, क्या तुम सुनहोई को भी मारना चाहते हो? ये सुनकर मिस्टर कैंग हंसने लगता है, एक शैतानी भरी हंसी। जिसके बाद मिस्टर कैंग जलती हुई सिगरेट को नीचे फेंक देता है और वहाँ पर सभी जगह देखते ही देखते आग लगने लगती है। बाहर खड़ा मिस्टर कैंग ये सब देख रहा है। सोयोन को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से सुनहोई के रस्सियों को काटने लगती है
और सुनहोई को वहां से बचाकर ले जाने लगती है, जबकि बाहर खड़ा हुआ मिस्टर कैंग उन्हें देखकर हंस रहा है। सोयोन सुनहोई को किसी तरह बाहर लाती है। तब वहां पर मिस्टर कैंग आता है और सोयोन से चाकू ले लेता है। मिस्टर कैंग का ये चेहरा देखकर सुनहोई के होश उड़ जाते हैं। तब मिस्टर कैंग सोयोन से कहता है, तुमने आग लगाई है और अब किसी को तो मरना होगा, घर के अंदर जाओ। ये देखकर सुनहोई मिस्टर कैंग के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि सोयोन तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिस्टर कैंग सुनहोई को दीवार पर फेंक कर मारता है, जिस कारण सुनहोई बेहोश हो जाती है। तब मिस्टर कैंग सोयोन को धमकाने लगता है और कहता है, घर के अंदर जाओ। सोयोन सुनहोई को देखती है। तब मिस्टर कैंग सोयोन को घर के अंदर धकेलने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव ली आ जाता है। मिस्टर कैंग डिटेक्टिव ली की तरफ मुड़ता है और अपना चाकू नीचे फेंक देता है। तब मिस्टर कैंग कहता है कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही हूँ। सोयोन ने सबको मारने की कोशिश की, मैं तो बस बचा रहा था। मिस्टर कैंग कहता है, यही सोयोन है। मिस्टर कैंग इस सब का जिम्मेदार सोयोन को ठहराता है और खुद को पुलिस डिपार्टमेंट से बताने लगता है। ये सब सुनकर डिटेक्टिव ली उसकी बात मान जाता है और सुनहोई को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर तभी मिस्टर कैंग पीछे से ली पर हमला करते हैं और चाकू से उसके ऊपर वार करता है। डिटेक्टिव ली मिस्टर कैंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं होता। मिस्टर कैंग के पास अब ली की बंदूक भी होती है और सोयोन को धमकाते हुए कहता है, ये चाकू पकड़ो। ना चाहते हुए भी उस चाकू को पकड़ती है और फिर कहता है, तुमने एक पुलिस वाले को चाकू से मारा, जिस कारण उसने तुम्हें गोली मार दी। जिसके बाद हमें सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ट्रक के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, जिन्हें कुछ लोग कहीं ले जा रहे होते हैं। इन बच्चों में एक सोयोन भी होती है और ये तब का सीन है जब सोयोन छोटी थी। ट्रक के अंदर का माहौल देखकर ही ये अंदाजा लगता है कि ये लोग अच्छे तो नहीं हैं। सभी बच्चों को एक अंधेरे ठंडे कमरे में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें और भी ज्यादा डर लगता है। ये तब पता चलता है जब एक आदमी उन्हें बताता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें पैसों के लिए इन लोगों के हवाले कर दिया है। ये लोग अब इन सभी बच्चों को दूसरी कंट्री में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ उनके साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। बच्चों के चेहरे पर डर और टेंशन साफ दिखाई दे रहा होता है। वो सब रोने लगते हैं, अपने घर और माँ बाप के पास वापस जाने की गुहार लगाते हैं। सोयोन भी उन बच्चों के साथ डरी हुई होती है। अगले दिन वो सभी लोग फिर से बच्चों को ट्रक में डालने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले इनसे सवाल करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि हम अपने सामान यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं। पुलिस वाले भी इतनी आसानी से मान जाते हैं और बिना ट्रक को चेक किए वहाँ से चले भी जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची सोयोन मौका देखकर ट्रक से भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो भागती है, इन गुंडों का टोला उसके पीछे पड़ जाता है। भागती भागती सोयोन एक जगह छुप जाती है, लेकिन एक गुंडा उसे पकड़ लेता है। सोयोन डरी हुई होती है, लेकिन हिम्मत दिखाती है और उस गुंडे को जोर से काट कर वहाँ से फिर भाग जाती है। गुंडा उसके पीछे फिर से भागने लगता है और सोयोन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। ये एक सुनसान इमारत होती है और सोयोन उस इमारत के सबसे ऊपरी भाग पर चली जाती है। वो गुंडा भी उस जगह पर आ जाता है। सोयोन काफी डरी हुई होती है और वो आदमी उसे कहता है, मेरे पास मेरा खुद का कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ। सोयोन ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। गुंडा उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरकर मारा जाता है। इसी तरह सोयोन उस गुंडे से बच जाती है और अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सुनहोई की मॉम एक खामोशी भरी जगह पर बैठी होती है। तब एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर को बताता है, अंदर से हमें किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन डिटेक्टिव ली की बंदूक से एक चली हुई गोली मिली है। अगले सीन में हमें एक कार दिखाई देती है, जिसमें मिस्टर कैंग सुनहोई को लेकर कहीं जा रहा होता है। मिस्टर चॉय को इस बात का पता चल जाता है और उसे ये भी मालूम होता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग को फोन करता है और गुस्से से सुनहोई के बारे में पूछता है। मिस्टर कैंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे वादे के मुताबिक पैसे दे दो, फिर अपनी बेटी को ले जाओ, तब तक सुनहोई मेरे कब्जे में रहेगी। आगे का सीन मार्केट में शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर कैंग बिना किसी फिक्र के घूम रहा होता है और हल्की आवाज में गाना गुनगुना रहा होता है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा हो। मार्केट से गुजरते हुए मिस्टर कैंग सुनहोई के लिए एक जूती खरीदता है, जैसे ये सब एक नॉर्मल चीज हो। मार्केट की रौनक के बीच मिस्टर कैंग बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट नजर आता है। सुनहोई की आंखें खुलने पर वो अपने आप को एक अजीब अनजान जगह पर पाती है। डर और उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर कैंग वहां आ जाता है और उसे कहता है, ये जूती पहनो। सुनहोई हालात को समझने की कोशिश करते हुए सोयोन के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन मिस्टर कैंग उसे कुछ नहीं बताता। इन सब घटनाओं के बीच डिटेक्टिव ली अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सभी उसके लिए शोक मनाते हैं और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही होती है। एक और डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव ली के करीबी हैं,
काफी भावुक दिखाई देते हैं और अपने आंसू रोक नहीं पाते। उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि डिटेक्टिव ली की मौत उनके कारण हुई है। इस सब के बीच मिस्टर किंग के पास मिस्टर चॉय का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि पैसे देने में थोड़ा समय लग सकता है। मिस्टर कैंग इस बात पर थोड़ा मुस्कुराता है जैसे उसे मालूम हो कि मिस्टर चॉय अब मजबूर है। सुन होई जो अब तक काफी डरी हुई होती है बार बार मिस्टर कैंग से सुयोन के बारे में सवाल करती है। सुयोन कहाँ पर है? मिस्टर कैंग कुछ देर चुप रहता है फिर एक ठहराव के साथ कहता है सुयोन जिंदा है लेकिन मैं सुयोन को मारूंगा या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। सुन होई का दिल दहल जाता है जैसे मिस्टर कैंग की बातों में एक गहरा राज छुपा हो। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली के करीबी डिटेक्टिव उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वो उन पलों को याद करता है जब डिटेक्टिव ली जिंदा था और केस सॉल्व करने में उनकी मदद कर रहा था और दोनों ने साथ में काफी ज्यादा समय गुजारा था। तभी डिटेक्टिव के पास मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी आते हैं। मिस्टर चॉय काफी गुस्से और गिल्ट में दिखाई देता है। वो डिटेक्टिव से आंखों में आंखें डालकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग सुनोही को देखता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, किसने गायों को मारा और किसने सुयोन को मारने की कोशिश की। सुनहोई की सांसें तेज हो जाती हैं जैसे उसके सामने सच्चाई का एक गहरा समंदर खुलने वाला हो। डिटेक्टिव मिस्टर चॉय से कहते हैं डिटेक्टिव ली को सुयोन ने मारा है लेकिन वो अकेली नहीं थी, जरूर कोई और भी उसके साथ मिला हुआ होगा क्योंकि सुयोन अकेले सुनहोई को किडनैप नहीं कर सकती। हम जल्दी सुनहोई को ढूंढ लेंगे। मिस्टर चॉय बताता है ये काम सुयोन का नहीं है, ये किसी और ने किया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जैसे वो बहुत लंबे समय से सच को अपने सीने में दबाए हुए है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग सुनहोई के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जैसे अब वो अपने सारे राज खोलने वाला हो। एक गहरी सांस के साथ मिस्टर कैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा असली पिता हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। सुनहोई थोड़ी देर तक चुप रही फिर धीरे से बोली मुझे इसका शक पहले से ही था जब आपने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन मेरी यादें धुंधली हो गई थी जैसे सब कुछ एक सपना था। मिस्टर कैंग बताता है मिस्टर चॉय ने तुम्हें जानबूझकर अडॉप्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया को ये सब पता चले कि उसने अपने ही बेटे को मारा है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनाया ताकि मेरा मुंह बंद कर सके। सुनहोई के दिल में एक अजीब सी उलझन थी, ये बात उसे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। मिस्टर कैंग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है उन लोगों ने मुझे फंसा दिया था और जेल में डलवाया था, लेकिन जब मैं वहां से निकला मुझे पता था मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास गया ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं और तब मुझे ये पता चला कि मिस्टर चॉय ने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखा है। ये जानकर मैं काफी हैरान हुआ। मैंने तुम्हें उन दोनों के साथ देखा जिन्होंने मुझे झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया। मिस्टर कैंग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है तब से मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं छुप कर तुम पर नजर रखता रहा। तब मुझे सुयोन के बारे में भी पता चला। उस दिन जब तुम गायों को किताब देने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारा पीछा किया। जब तुम गायों के घर गई थी तो मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने सुयोन को वहाँ से भागते हुए देखा, फिर तुम भी वहाँ से बाहर आई। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ घंटों के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी माँ गायों के घर पर गई। मैं भी वहाँ जाना चाहता था, लेकिन तभी गायों के पेरेंट्स अपनी कार से वहाँ पर आ गए। तुम्हारी माँ जल्दी जल्दी तुम्हारे सामान लेकर भाग गई। मैं वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से रुक गया। रात के 12 बजे तुम्हारी माँ वहाँ पर वापस आई, गायों के घर के अंदर गई। मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद तुम्हारी माँ वहाँ से भागती हुई वापस चली गई और मैंने देखा कि गायों के घर पर आग लग रही थी। मिस्टर कैंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है अगले दिन मैं मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी से मिला। मैंने उनसे सब कुछ साफ साफ बताया, लेकिन तब मिस्टर चॉय ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने इस बात को हमेशा के लिए छुपाया नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उस दिन उसने मुझे जबरदस्ती कहा कि मुझे सुयोन को मारना पड़ेगा क्योंकि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताने वाली है। सुनहोई का मन इन सच्चाई को सुनकर और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसकी दुनिया झूठ और धोखे से घिरी हुई लग रही थी। मिस्टर कैंग ने अपनी कहानी को पूरा करते हुए बोला मिस्टर चॉय को पता था कि सुयोन का जिंदा रहने का मतलब उसके राज का खुलना है। उसने मुझे धमकाया, लेकिन मैं कभी भी उनकी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इस दौरान मिस्टर चॉय डिटेक्टिव के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है इन सब के पीछे मिस्टर कैंग का हाथ है। मिस्टर चॉय ये भी बताते हैं वही है जिसने मेरे बेटे को भी मारा था, इसीलिए उसे 12 साल की जेल भी हुई थी और उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सुनहोई को भी मार डालेगा। हम देखते हैं कि मिस्टर कैंग अब भी सुनहोई को अपनी कहानी बता रहा है, कैसे मिस्टर चॉय के कारण उसने सुनहोई को खो दिया और क्यों मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी ने सुनहोई को अपनी बेटी बनाया। इन सब का कारण मिस्टर कैंग सुनहोई को बताने लगता है।
जबकि डिटेक्टिव के पास गए मिस्टर चॉय उन्हें कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। मिस्टर चॉय कहते हैं कि मिस्टर कैंग जेल से रिहा होने के बाद मेरी पत्नी से मिला और उन्हें डराने की कोशिश की। मिस्टर चॉय ये भी बताता है कि मैं जब मिस्टर कैंग से मिलने गया था तो उसने मुझे धमकी दी थी और तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय को अपनी बेटी के कारण धमका रहा होता है। मिस्टर चॉय डिटेक्टिव को आगे ये भी बताता है कि उस रात गायों के घर पर आग लगने से पहले मेरी बीवी गायों के घर पर गई थी। वहाँ पर गायों घायल पड़ा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वहाँ पर मिस्टर कैंग भी मौजूद था। मेरी पत्नी गायों को बचाना चाहती थी पर मिस्टर कैंग मेरी पत्नी को धमकाने लगे और धमका कर उसे वहाँ से भेज दिया। तब मिस्टर चॉय की पत्नी कहती है कि जब मैं वहाँ से जा रही थी तब मैंने गायों के पेरेंट्स को घर पर आते हुए देखा। मैं एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी लेकिन मिस्टर कैंग की धमकी के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। तब अगले दिन मुझे पता चला कि गायों के घर पर आग लग गई। मैं समझ गई कि ये काम मिस्टर कैंग का है जिसने गायों के घर पर आग लगाई। तो जो अब हमें मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी बता रहे हैं वो पूरी तरह से अलग कहानी है जो हमने मिस्टर कैंग से सुनी थी। मिस्टर कैंग ने सुनहोई को बताया था मिस्टर चॉय ने सुयोन को मारने के लिए कहा था, जबकि सुनहोई को बचाने के लिए मिस्टर कैंग ने सुयोन को मारने का तय किया था। यहाँ तक कि हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग ही वो इंसान था जो मिस्टर चॉय की कार को लेकर गया था ताकि सुयोन को मार सके। मिस्टर चॉय ने मिस्टर कैंग को रोकने की काफी कोशिश भी की लेकिन मिस्टर कैंग ने मिस्टर चॉय को धमकाया और मारा भी। ये सब कुछ मिस्टर कैंग इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी सुनहोई को जेल जाना पड़े और यही सारी बातें मिस्टर चॉय डिटेक्टिव को बताता है। ये बात मिस्टर चॉय सुनहोई को नहीं बता सकते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि सुनहोई को यहाँ से अब्रॉड भेज देंगे। और उस रात जो सुनहोई को पाउडर किचन में मिला था वो सुनहोई के लिए था ही नहीं बल्कि वो मिस्टर कैंग के लिए था, क्योंकि मिस्टर कैंग को भी सेम एलर्जी थी जो सुनहोई को थी। और जब सुनहोई ने वो पाउडर किचन में देखा तो उसे लगा कि उसके पेरेंट्स उसे मारना चाहते हैं। उधर मिस्टर कैंग के हाथों में बंदूक है और सुनहोई को अपने कब्जे में लिए हुए है। मिस्टर कैंग को काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे अभी तक पैसे नहीं मिले। मिस्टर कैंग को नहीं पता होता कि उसके ऊपर स्पेशल सिपाही द्वारा नजर रखी जा रही है। मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय को पैसों के लिए फोन करता है। तब मिस्टर चॉय बताता है कि मैं रास्ते में हूँ और तुम्हारे पैसे भी मेरे पास है। मिस्टर कैंग को नहीं पता होता कि पूरी पुलिस की टीम भी मिस्टर चॉय के साथ आ रही है। अब ये सभी लोग उस सुनसान बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर पहले से ही पुलिस की पूरी टीम मौजूद होती है जो दूर से छिपकर बिल्डिंग पर नजर रख रहे हैं। डिटेक्टिव और उसकी टीम अंदर जाने की तैयारी करते हैं। तब मिस्टर चॉय उन्हें रोकता है और कहता है कि मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा, मैं नहीं चाहता कि वो सुनहोई को कुछ भी कर दे। इस सब से अनजान अंदर मिस्टर कैंग सुनहोई से कहता है कि उन लोगों के लिए तुम बस एक डॉल हो जो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। सुनहोई को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय आकर आवाज लगाता है। मिस्टर कैंग सुनहोई को बंदूक के नोक पर रखकर पैसे की मांग करता है, जबकि बाहर से पूरी की पूरी टीम इन पर नजर रखे हुए है। तब मिस्टर कैंग कहता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तब मिस्टर कैंग रिवील करता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था और उन सब का बदला लेना चाहता था। आखिर मिस्टर कैंग किस बदले की बात कर रहा है? ये कहते हुए मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय पर बंदूक तान देता है और ट्रिगर पर उंगली चलाने लगता है और तभी हमें गोली की आवाज सुनाई देती है और ये गोली मिस्टर कैंग को लगी है जो कि बाहर से सिपाही ने चलाई है। मिस्टर चॉय सुनहोई को अपने पास बुलाते हैं। सुनहोई कुछ कदम आगे बढ़ाती है और फिर वापस से अपने पिता की तरफ मुड़ जाती है और उनकी ओर चलने लगती है जिन्हें गोली लगी है और दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन मिस्टर कैंग सुनहोई के ऊपर ही बंदूक तान देता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से जाने लगता है, जबकि मिस्टर चॉय बस ये सब कुछ खड़े हुए देख रहे हैं क्योंकि मिस्टर चॉय नहीं चाहते कि मिस्टर कैंग सुनहोई को कुछ भी करे। दूसरे कमरे में जाने के बाद सुनहोई मिस्टर कैंग के खून को बहने से रोकने की कोशिश करती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं कि किस तरह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। सुनहोई को देखकर मिस्टर कैंग उन पलों में खो जाते हैं जब सुनहोई एक छोटी बच्ची थी और किस तरह से वो सुनहोई के साथ खेला करते थे। तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय आ जाते हैं और कैंग से बंदूक छीनने लगते हैं। इस बीच एक गोली हवा में चलती है और जो कि मिस्टर चॉय की बंदूक से निकली है, जिस कारण बाहर मौजूद मिस्टर चॉय की पत्नी डर जाती है। मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग से लड़ रहे हैं और तब मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग को लेकर बिल्डिंग से कूद जाते हैं और गहरे समुद्र में गिर जाते हैं। अब पूरी की पूरी फोर्स वहाँ पर आ जाती है। सुनहोई वहाँ पर गुमसुम दिखाई देती है और अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर उनके गले लगकर रोने लगती है। अब हमें मिस्टर कैंग की जेल जाने से पहले के दिनों को दिखाया जाता है जहाँ पर गरीबी के कारण वो अपना समय सुनहोई के साथ नहीं बिता पा रहे और अपना सारा पैसा जुए में लगा कर हार गए। और एक रात जब मिस्टर कैंग अपना सारा पैसा हार कर घर की तरफ लौट रहे थे तो वो एक आदमी से टकराता है। वो आदमी नशे में होता है
तब मिस्टर कैंग उसका पीछा करता है और सुनसान रास्ते में उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। उस आदमी को लूटने के अंजाम में मिस्टर कैंग को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने उसका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिस कारण मिस्टर कैंग को पकड़ा गया। मिस्टर कैंग कहता है कि मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा और तब हमें पता चलता है कि जिस इंसान से मिस्टर कैंग बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चॉय ही होते हैं। मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग की मदद करता है और उसे बचा लेता है, लेकिन मिस्टर कैंग के दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगता है क्योंकि मिस्टर कैंग और मिस्टर चॉय का नाम लगभग एक जैसा ही होता है जिसका वो फायदा उठाना चाहता है। और एक रात जब मिस्टर चॉय अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करके लौट रहे होते हैं तब सुनसान सड़क पर मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। अब कहानी वापस से वर्तमान में आती है और हमें देखने को मिलता है कि डिटेक्टिव अपने घर पर आते हैं। डिटेक्टिव यहाँ पर अकेले ही रहते हैं और अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसने एक बिल्ली को पाला होता है, जबकि उसका बेटा और पत्नी उससे दूर रहते हैं। डिटेक्टिव रोज अपने बेटे से वीडियो कॉल किया करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव और उसकी पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब सुनोई छोटी थी और अपनी दादी के घर रहती थी उस वक्त मिस्टर कैंग के पास पैसे की कमी थी, इसीलिए सुनोई ज्यादा वक्त अपनी दादी के साथ बिताया करती। एक दिन मिस्टर कैंग सुनोई को वहाँ से अपने साथ कहीं ले जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर चॉय पर, जो अगले दिन का सीन है जब मिस्टर कैंग ने उन पर हमला किया था। इस एपिसोड में हमें पता चलने वाला है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ये सब कुछ हो रहा है। इस वक्त मिस्टर चॉय के सर पर चोट लगी होती है, उनके साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा सैंग हो भी होते हैं। मिसेस चॉय अपनी पति के लिए परेशान होती हैं, लेकिन मिस्टर चॉय को ये नहीं पता होता कि उन पर किसने और क्यों हमला किया। इस दौरान मिस्टर चॉय अपने बेटे सैंग हो को सलाह देते हैं कि अगर वो भी उनकी तरह एक वकील बनना चाहता है तो उसे बॉक्सिंग सीखना शुरू कर देना चाहिए। टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए मिस्टर चॉय और सैंग हो मिसेस चॉय को हंसाने की कोशिश करते हैं और उनकी हरकत देखकर मिसेस चॉय थोड़ा हंसकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी इनकी मुलाकात मिस्टर कैंग से होती है। यहाँ पर मिस्टर कैंग का मिस्टर चॉय से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं लगता क्योंकि पिछले एपिसोड में ये रिवील हुआ था कि मिस्टर चॉय और मिस्टर कैंग का जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो बिल्कुल सेम है। उस वक्त मिस्टर कैंग के साथ सुनोई भी होती है। आगे ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिस्टर कैंग अनजान बनते हुए पूछता है कि आपको ये चोट कैसे लग गई। तब इन सब का कारण मिस्टर चॉय अपनी ज्यादा ड्रिंक करने की आदत को बताते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि पिछली रात उनके साथ हुआ क्या था। मिस्टर कैंग मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर चॉय को अपनी झूठी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है और मिस्टर चॉय से मदद मांगते हुए कहता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है और जल्दी मुझे अंदर जाकर अपना चेकअप कराना होगा, तो क्या तब तक तुम मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो। मिस्टर चॉय जो अपनी चोट से परेशान और मिस्टर कैंग की बातों में उलझा हुआ है बिना कुछ सोचे समझे मान जाते हैं। मिस्टर कैंग अच्छे से जानता है कि जो एलर्जी उसे है वही एलर्जी सुनोई को भी है और सुनोई के लिए एक चॉकलेट लाता है जिसमें पीनट्स डले होते हैं। मिस्टर कैंग सुनहोई के पास जाता है। सुनहोई की देखभाल सैंग हो कर रहा होता है, तब वो चॉकलेट और बाकी सामान देकर वहाँ से चला जाता है। इस बात से अनजान की सुनहोई को पीनट से एलर्जी है। सैंग सुनहोई को वो चॉकलेट खिलाने लगता है जिसे खाने के बाद सुनहोई बेहोश हो जाती है। सैंग घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है। तब पास मौजूद डॉक्टर सुनहोई को इमरजेंसी रूम में ले जाने लगते हैं। मिस्टर कैंग एक बेचारा बनकर सुनहोई को देखता है। मिस्टर चॉय भी उसके साथ मौजूद होते हैं। मिस्टर कैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सुनहोई को भी पीनट से एलर्जी है और मिस्टर चॉय के सामने अपनी गरीबी को इन सब का दोष देते हुए कहता है मैं दुनिया को इंश्योरेंस बेचता हूँ और कभी सुनहोई के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीद पाया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सुनहोई का इलाज कैसे कराऊंगा। ये सब सुनकर मिस्टर चॉय अगले दिन अपने और अपने सभी लोगों का इंश्योरेंस मिस्टर कैंग से कराते हैं ताकि मिस्टर कैंग सुनहोई के इलाज का पैसा दे पाए। मिस्टर चॉय को नहीं पता कि ये सब मिस्टर कैंग की चाल है। मिसेस चॉय भी मिस्टर कैंग की मदद करती है जिसके बदले मिस्टर कैंग मिसेस चॉय को एक फ्लावर देता है जिसे लेकर मिसेस चॉय काफी खुश दिखाई देती है। मिसेस चॉय मिस्टर कैंग से सुनहोई की कंडीशन के बारे में पूछती हैं जिस पर मिस्टर कैंग कहता है कि सुनहोई अब खतरे से बाहर है। आगे हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग दो अनजान आदमी से मिस्टर चॉय बनकर मिलता है और उन्हें मिस्टर चॉय का कार्ड दिखाकर खुद पर भरोसा दिला लेता है। अगले सीन में मिस्टर कैंग मिसेस चॉय के घर पर जाता है, साथ में सुनहोई भी होती है जो कि अब ठीक हो चुकी है। सुनहोई को देखकर सैंग उसे अपने साथ ले जाता है जबकि मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय की फैमिली की फोटो को बहुत ही ध्यान से देखता है। आगे खाना खाते वक्त मिस्टर कैंग उदास मन से कहता है कि सुनहोई की मॉम नहीं है।
अगर वो होती तो रोज इसे अच्छा खाना खाने को मिलता। वो सुनोई के जन्म के बाद ही बीमार रहने लगी और एक दिन वो हम सबको छोड़कर चली गई। मिस्टर कैंग धीरे धीरे सुनोई की मदद लेकर मिस्टर चॉय की फैमिली से क्लोज होने की कोशिश करने लगा। मिस्टर चॉय अपनी फैमिली का भी इंश्योरेंस मिस्टर कैंग से कराता है। तब मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय का धन्यवाद करता है और खुशी से मिस्टर चॉय को गले लगा लेता है। एक दिन कार से जाते हुए मिस्टर चॉय का दोस्त मिस्टर चॉय से कहता है कि तुम उस आदमी के काफी करीब हो रहे हो जिसका नाम तुमसे मिलता है। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। लेकिन मिस्टर चॉय को मिस्टर कैंग पर भरोसा होने लगा है। आगे के सीन में कुछ गुंडे लोग मिस्टर कैंग को बुरी तरह पीटते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे मिस्टर कैंग मिस्टर चॉय बनकर मिला था और इनसे पैसे भी लिए थे। अब इन लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए क्योंकि इन्हें इसकी असलियत का पता चल चुका है। साथ ही गुंडा देखता है कि मिस्टर कैंग के पास बहुत सारे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें से एक डॉक्यूमेंट सुनोई के नाम का भी है। ये देखकर गुंडा समझ जाता है कि मिस्टर कैंग के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मिस्टर कैंग को मारता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। उधर सुनोई की दादी काफी बीमार है। सुनोई अपनी दादी के पास ही बैठी होती है। तभी मिस्टर कैंग की आवाज सुनकर सुनोई दौड़कर बाहर जाती है। मिस्टर कैंग देखता है कि उसकी माँ काफी बीमार है। मिस्टर कैंग की माँ जब मिस्टर कैंग के चेहरे पर चोट देखती है तो इन सब की वजह पूछती है। लेकिन मिस्टर कैंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सुनोई को अपने साथ ले जाने के लिए आया होता है। मिस्टर कैंग सुनोई को समंदर के किनारे ले जाता है और वहाँ पर सुनोई को धक्का देने ही वाला होता है, लेकिन उसका जमीर उसे रोक लेता है। वो सुनोई को वहाँ से वापस ले जाता है। तभी उसके पास उन्हीं गुंडों का फोन आता है जो कि मिस्टर कैंग पर नजर रखे हुए हैं और मिस्टर कैंग को धमकाते हुए कहता है तुम्हें ये काम जल्द कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आते हैं। सुनहोई सेंग के पास जाती है। मिस्टर चॉय की फैमिली सुनहोई को काफी प्यार दे रही है। मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग की चोट के बारे में पूछता है। मिस्टर कैंग ने अभी फोन काटा नहीं होता और जो बात मिस्टर कैंग और मिस्टर चॉय के बीच हो रही होती है वो सब ये गुंडे भी सुन रहे होते हैं। ये दोनों गुंडे मिस्टर कैंग को मिस्टर चॉय के इतने करीब देखकर काफी हैरान होते हैं और एक गुंडा कहता है कि मिस्टर कैंग काफी चालाक है। उसने जानबूझकर मिस्टर चॉय से दोस्ती की है ताकि जब सुनहोई मरे तो उसके पास जस्मदीद गवाह हो और इसे इंश्योरेंस के पैसे आसानी से मिल पाए। अब ये सभी लोग एक बड़े बोट से समुद्र में जाते हैं। सुनहोई सेंग के साथ काफी खुश है। मिस्टर चॉय की फैमिली यहाँ पर घूमने के लिए आई है। ये सभी एक टापू पर रुककर फिशिंग करने लगते हैं। तब मिस्टर कैंग सुनहोई को अपने साथ लेकर जाता है और सुनहोई को समुद्र को देखने को कहता है, लेकिन सुनहोई को डर लग रहा है। तब मिस्टर कैंग 4 कदम पीछे जाकर समुद्र की गहराई का अनुमान लगाता है और फिर वो धीरे धीरे सुनहोई की तरफ उसे समुद्र में धकेलने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर कैंग यहाँ पर सुनहोई को समुद्र में धक्का दे देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इससे पहले कि मिस्टर कैंग सुनहोई को समुद्र में धक्का देता, वहाँ पर सेंग आकर सुनहोई को अपने पास बुलाता है। मिस्टर कैंग वहीं पर खड़ा हुआ है, उनके हाथ कांप रहे हैं। ये बात सेंग को नहीं पता होती कि मिस्टर कैंग यहाँ पर क्या करने वाला था। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर आने का प्लान मिस्टर कैंग का ही था और उसी ने मिस्टर चॉय को भी यहाँ पर फोन करके बुलाया था। और ये सारी बात हमें तब पता चलती है जब मिस्टर कैंग और मिस्टर चॉय एक दूसरे से बात करते हैं। मिस्टर चॉय सेंग को सुनहोई के कारण खुश देखकर काफी खुश होता है। इन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी होती है और साथ में काफी खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय ऑफिस में होते हैं और काफी परेशान दिखाई देते हैं। तब उनके पास मिस्टर कैंग का फोन आता है और मिस्टर चॉय को अपने नए ऑफिस बुलाता है क्योंकि उसे अभी अभी एक नई जॉब मिली है। तब मिस्टर चॉय मान जाते हैं। मिस्टर चॉय अपने सभी लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें उसे एक और चांस देना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर चॉय को मिस्टर कैंग के बारे में कुछ तो पता चल चुका है, लेकिन वो फिर भी मिस्टर कैंग को सुनहोई के लिए एक मौका देना चाहते हैं। वो मिस्टर कैंग के ऑफिस जाते हैं। मिस्टर कैंग एक नया काम शुरू करने वाला है, पर पैसे की कमी के कारण मिस्टर चॉय से मदद मांगता है। पर मिस्टर चॉय को पता होता है कि मिस्टर कैंग ने जो इंश्योरेंस के पैसे उनसे और उनके लोगों से लिए थे वो सब एक फ्रॉड था। मिस्टर कैंग ने सारे पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए थे, जिस कारण मिस्टर चॉय काफी नाराज होते हैं और मिस्टर कैंग से सारे पैसे वापस करने को कहते हैं। और ये सब कुछ कहकर मिस्टर चॉय वहाँ से चले जाते हैं। इन सब के कारण मिस्टर कैंग को बहुत गुस्सा आता है। अब मिस्टर चॉय घर पर आते हैं, साथ ही काफी मायूस दिखाई देते हैं। मिसिस चॉय मिस्टर चॉय की मायूसी को पहचान लेती है और इसकी वजह पूछती है। तब मिस्टर चॉय मिसिस चॉय को बताते हैं, जब मैंने मिस्टर कैंग को पहली बार देखा मुझे अपने भाई की याद आ गई। उसका नाम टाई था। टाई हमेशा से ही स्कूल से लड़कर घर पर आता था और एक दिन तो उसे इस कारण पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। धीरे धीरे मॉम को टाई की किसी भी बात पर यकीन होना बंद हो गया, पर असल में कुछ लोग उसे रोज परेशान किया करते थे। ये बात मुझे पता होने के बावजूद भी मैं अनजान बना रहा।
एक दिन जब मैं अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर का फोन आया कि स्कूल में लड़ाई हुई और उस हादसे में टाई मर गया। और तब से लेकर आज तक अपनी भाई की मौत का कारण मिस्टर चॉय खुद को समझते हैं। मिस्टर चॉय को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज उसका भाई उसके साथ होता, और यही कारण था कि मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग की मदद कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर चॉय को मिस्टर कैंग पर अपना भाई नजर आया। और यही कारण होता है कि मिस्टर चॉय की मॉम मिस्टर चॉय से अलग रहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गुंडे मिस्टर कैंग को एक बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। तब मिस्टर कैंग कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। गुंडा मिस्टर कैंग को 3 दिन का समय देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी हालात में मिस्टर कैंग अपने घर पर आता है और अपनी माँ और बेटी को नींद में देखता है। वो वहाँ पर खड़ा होकर बस उन्हें घूरता रहता है। अगले दिन मिस्टर कैंग सुनोई को कार से अपने साथ लेकर जाता है और फिर मिस्टर कैंग सैंग को उसके स्कूल से पिक करता है और अपने ऑफिस लेकर जाता है। सैंग सुनोई के साथ गेम खेलने लगता है। मिस्टर कैंग एप्पल जूस में नींद की गोली मिलाकर दोनों को देता है। इस बात से अनजान दोनों इस जूस को पी लेते हैं। मिसेस चॉय सैंग हो को फोन करती है, लेकिन अब उसका फोन नहीं लगता। सैंग हो के अभी तक घर न पहुंचने के कारण मिसेस चॉय मिस्टर चॉय को बताती है। मिस्टर चॉय इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। मिस्टर चॉय के पास वही गुंडा आता है जिसने मिस्टर कैंग को पीटा था। किसी केस के सिलसिले में पुलिस ने इस गुंडे को पकड़ा हुआ है। ये गुंडा अच्छे से जानता है कि इस केस में ये बहुत अंदर जा सकता है। तब गुंडा कहता है कि मिस्टर चॉय, अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है, जिनके पीछे सुनहोई और सैंगो नशीले जूस के कारण गहरी नींद में होते हैं। मिस्टर कैंग उन दोनों के पास ही हैं। तब मिस्टर कैंग सैंगो का फोन अपने पास रख लेता है और उस जगह को ताला लगाकर जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर इंश्योरेंस फ्रॉड के जुर्म में पुलिस मिस्टर कैंग को पकड़ने के लिए वहाँ पर आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ पर मिस्टर चॉय भी मौजूद होते हैं, जिसका मतलब यह है कि गुंडे ने मिस्टर चॉय को इंश्योरेंस स्कैम के बारे में सब कुछ बता दिया। जिसके बाद ये मिस्टर कैंग की जगह की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन पुलिस उस जगह को नहीं ढूंढ पाती जहाँ पर सुनोई और सैंगो को रखा हुआ होता है। पुलिस को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर कैंग देखता है कि इन लोगों को सुनोई और सैंगो नहीं मिले, जिस कारण वो हंसने लगता है। पुलिस स्टेशन में मिस्टर चॉय मिस्टर कैंग से फ्रॉड और स्कैम को लेकर बात करते हैं। तब मिस्टर कैंग कहता है कि तुम्हें फ्रॉड की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो सैंगो की चिंता करनी चाहिए। आधी रात को सैंगो को होश आता है तो वो इधर उधर देखने लगता है। अपने पास में ही सुनहोई को भी पाता है। सैंगो फोन करने के लिए अपना फोन देखता है, लेकिन फोन उसके पास नहीं होता। मिस्टर चॉय को मिस्टर कैंग पर काफी गुस्सा आ जाता है। मिस्टर चॉय को पता चलता है कि मिस्टर कैंग ने सैंगहो को किडनैप किया है, जिस कारण वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और मिस्टर कैंग को मारने लगते हैं। पास में मौजूद सभी पुलिस कर्मचारी मिस्टर चॉय को रोकने की कोशिश करते हैं। उधर सैंगहो सुनहोई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनहोई नहीं उठती। वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। सैंगहो धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में लाइट का बटन ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मिस्टर चॉय को बताता है कि लास्ट टाइम सैंगहो की फोन की लोकेशन मिस्टर कैंग के ऑफिस से मिली थी, हमें एक बार फिर वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो पहले ही वहाँ पर ढूंढा था और इन्हें कुछ भी नहीं मिला था। मिस्टर चॉय उस जगह के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हमने एक कमरा देखा ही नहीं, जिसके बाद सभी पुलिस वाले उस ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। तब तक वहाँ पर मिसेस चॉय भी आ जाती है, जिसके बाद मिस्टर चॉय और मिसेस चॉय भी ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। उधर अब सुनहोई को भी होश आ जाता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण उस कमरे के बाहर आग लग चुकी है, जिसका धुआं अब इनके कमरे में भी आ रहा है। सैंगहो समझ जाता है कि यहाँ पर आग लग गई है। वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद वो कामयाब रहता है, लेकिन जलती हुई आग को देखकर वो काफी घबराने लगता है। मिस्टर चॉय और बाकी सभी ऑफिस की तरफ तेजी से पहुंचने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि उस ऑफिस में आग लग गई है। आग इतनी भयानक होती है कि उसने पूरे ऑफिस को अपनी चपेट में ले लिया है। सैंगहो दरवाजे को बंद कर देता है ताकि आग अंदर ना आ पाए। सुनहोई भी काफी डर जाती है। सैंगहो यहाँ से बाहर निकलने के लिए वहाँ की खिड़की को तोड़ने लगता है और फिर उस छोटी खिड़की से सुनहोई को बाहर निकाल देता है, लेकिन सैंगहो खुद उस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। वो उस कमरे से बाहर जाता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि उसका शरीर जलने लगता है। वो वहाँ की खिड़की दरवाजों पर हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाता। जिसके बाद एक धमाका होता है और फिर हमें सिर्फ सैंगहो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर चॉय और बाकी सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ आग को लगा देख मिसेस चॉय और मिस्टर चॉय सैंगहो का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद एक और धमाका होता है
और फिर एक आदमी कहता है कि हमें अंदर एक बॉडी मिली है, लेकिन वो बॉडी सुनहोई की होती है जो कि सेंगहो के कारण बच गई थी, लेकिन सेंगहो उस आग से नहीं बच पाया। तो इस तरह से सेंगहो की मौत हुई थी और कहीं ना कहीं मिस्टर कैंग सेंगहो की मौत का जिम्मेदार था। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चॉय अपने बेटे की मौत के गम में अकेले कहीं जा रहे होते हैं। मिस्टर चॉय जाते हुए ये सोच में है कि उस दिन उन्होंने मिस्टर कैंग की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मिसिस चॉय अपने बेटे की खबर न्यूज में देख रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मिस्टर कैंग को इस कारण जेल हो चुकी है। मिसिस चॉय और मिस्टर चॉय अब टूट चुके हैं। सुनहोई उस हादसे में बच गई थी और जब मिस्टर चॉय और उसकी पत्नी को सुनहोई के बारे में पता चला तो इन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। मिसिस चॉय को वो सब पल याद आते हैं जब सुनहोई उसके बेटे के साथ खेला करती, जिसके बाद मिस्टर चॉय और मिसिस चॉय वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिसिस चॉय के मन में सुनहोई के लिए प्यार जागने लगता है। अक्सर मिसिस चॉय सुनहोई को देखने के लिए वहाँ पर जाया करती और वहीं पर सुनहोई की मुलाकात सुयोन से भी हुई। लेकिन एक साल बाद मिस्टर चॉय और मिसिस चॉय वापस आते हैं और सुनहोई को गोद लेने का फैसला करते हैं। जब जब मिसिस चॉय सुनहोई को देखती उसे सेंगहो की याद आती। वो सुनहोई को अपने बेटे सेंगहो जितना ही प्यार देती और धीरे धीरे सुनहोई भी उन्हें अपनी मॉम डैड की तरह अपनाने लगी। लेकिन सुनहोई को अब पुरानी बातें याद नहीं होती। अब कहानी वापस से वर्तमान में आती है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को सुयोन बेहोश मिलती है। साथ ही हमें मिस्टर चॉय को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग वहाँ से गायब होता है। सुनहुई जीयू से मिलती है और बहुत सारी बातें करने लगती है। दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। जीयू सुनहुई को अच्छा महसूस कराने के लिए इधर उधर की बात करता है और उसे हंसाने की कोशिश करता रहता है। जीयू को सुनहुई की चिंता होती है। जीयू अपने ड्रीम के बारे में सुनहुई को बहुत सी बातें बताता है। तब सुनहुई जीयू को धन्यवाद करती है उन सब के लिए जो कुछ भी उसने किया। आगे हमें मिस्टर चॉय का जला हुआ घर दिखाया जाता है जिसकी सुनहोई सफाई करती है। सफाई करते वक्त सुनहोई अपनी फैमिली फोटो देखती है जो कि अब जल चुकी है। सुनहोई खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगाती है। जल्दी सुनहोई की मॉम डैड भी घर पर आ जाते हैं। वो सुनहोई को काम करते हुए देखते हैं। ये एक दूसरे को देखकर खुश दिखाई देते हैं। आज सेंगहो का जन्मदिन था, इसीलिए सुनहोई ने ये सब किया। सुनहोई कहती है कि सेंगहो ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। अब सुनहोई को अपनी मॉम डैड पर पूरा भरोसा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सुनहोई के मन से अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। सुनहोई अपने पेरेंट्स को खाना सर्व करती है, लेकिन उन्हें खाना देते हुए ना जाने क्यों सुनहोई के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे मिस्टर चॉय देख लेते हैं। अब मिस्टर चॉय और मिसेस चॉय खाना खाने लगते हैं। दोनों सुनहोई के खाने की तारीफ करते हैं। तब सुनहोई दोनों का धन्यवाद करती है और फिर तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। उधर जीयू सुनहोई की आखिरी बार कहे शब्दों को सोचने लगता है, जहाँ पर सुनहोई जीयू को हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। जीयू को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो जल्दी से डिटेक्टिव को फोन करता है। उधर मिस्टर चॉय और मिसेस चॉय दोनों बेहोश दिखाई देते हैं और तब हमें वहाँ पर मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है। सुनहोई ने इनके सूप में बेहोशी की दवा मिलाई थी और सीन वापस पास्ट में चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि सुनहोई कैसे उस बिल्डिंग से बचकर आ गई थी और उसी वक्त उसके असली पिता मिस्टर कैंग का फोन आता है। ये रिवील होता है कि सुनहोई ने ये सब अपने पिता के कहने पर किया था ताकि दोनों मिलकर एक नई जिंदगी जी सके। प्रेजेंट में मिस्टर कैंग सुनहोई के काम से खुश दिखाई देता है। सुनहोई मिस्टर कैंग को उसका वादा याद दिलाती है जिसमें मिस्टर कैंग को कुछ प्रॉमिस पूरा करना था, लेकिन मिस्टर कैंग काफी ठंडा जवाब देता है, मुझे अब इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर मिस्टर कैंग का असली प्लान सामने आता है। वो सुनहोई के साथ मिलकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। सुनहोई ये बात सुनकर मिस्टर कैंग को बताती है ऊपर वाले कमरे में एक लॉकर है जिसमें ढेर सारे पैसे हैं। उसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन की डेट है। मिस्टर कैंग थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर अपनी सोच में डूबा हुआ बड़बड़ाता है और ऊपर की तरफ चल पड़ता है उस लॉकर तक पहुंचने के लिए। जब सुनहोई मिस्टर कैंग के पीछे पीछे ऊपर जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर कैंग लॉकर के पास खड़ा है और पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार मिस्टर कैंग फेल होता है क्योंकि उसे सुनहोई के जन्मदिन की सही डेट याद नहीं होती। मिस्टर कैंग बार बार अंदाजा लगाता है, लेकिन पासवर्ड गलत ही आता है। सुनहोई चुपचाप एक तरफ खड़ी सब देख रही होती है और फिर बेचैन भरे मन से कहती है, क्या आपको मेरा बर्थडे याद नहीं है? मिस्टर कैंग जो पहले ही परेशानी में है
फिर से पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गलत ही होता है। उसके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी का रंग दिखने लगता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और जब बार बार फेल होने लगता है तो मिस्टर कैंग को गुस्सा आ जाता है। वो लॉकर के सामने से हटकर एक बोतल से ड्रिंक पीने लगता है। सुनहोई अपने सामने अपने असली पिता मिस्टर कैंग को देख रही होती है, जो अपनी बेटी का जन्मदिन याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। उस मोमेंट में सुनहोई की आंखों में गहरा दर्द दिखाई देता है, क्योंकि उसके अपने पिता को उसका जन्मदिन तक याद नहीं है। मिस्टर कैंग बेचैनी के साथ अपने दिमाग पर जोर डालता है और फिर अचानक उसे वो दिन याद आता है जब सुनहोई पैदा हुई थी। वो याद करता है उस दिन को जब हॉस्पिटल में सुनहोई का जन्म हुआ था। उस वक्त मिस्टर कैंग कितना खुश थे, एक नई जिंदगी की शुरू होने की उम्मीद के साथ। वो पल जब उसने अपनी बेटी को पहली बार देखा था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल था। वो रो पड़ता है आंखों में आंसू लेकर, और अब वो दोबारा से पासवर्ड एंटर करता है और इस बार पासवर्ड ठीक होता है। लॉकर खुल जाता है। लॉकर के अंदर इतनी सारे नोटों की गड्डियां देखकर मिस्टर कैंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे उसने अपनी हर ख्वाहिश को हासिल कर लिया हो। वो पैसों को हाथ में उठाकर सुनहोई की तरफ देखता है एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ और कहता है, इतने पैसों से मैं एक अच्छा पिता बन जाऊंगा। लेकिन फिर मिस्टर कैंग के हाथों से सारे नोट गिर जाते हैं। उसके चेहरे पर खुशी की जगह दर्द का असर दिखने लगता है। उसका गला जकड़ने लगता है और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो तड़पने लगता है, अपने हाथों से गले को पकड़कर दर्द से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। इस सब के बीच सुनहोई की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी होती है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। सुनहोई मिस्टर कैंग को देखती है और एक ठंडी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहती है, मैंने उस बोतल में पीनट पाउडर मिलाया था। मिस्टर कैंग, जो एलर्जिक है पीनट से, तब समझ जाता है कि ये सब सुनहोई का प्लान था। वो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता, सिर्फ तड़पता रह जाता है। ये कहकर सुनहोई अपने मॉम डैड के पास जाती है, जो बेहोश पड़े होते हैं। सुनहोई ठंडे दिल से अपने लिए एक ड्रिंक बनाती है। अपने हाथ में ग्लास लेकर उस ड्रिंक को देखने लगती है। उसका चेहरा अब शांत होता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा दर्द और निराशा छुपी होती है। ये पहले से ही सुनहोई का प्लान था। उसने जीयू को अलविदा इसलिए कहा था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि ये उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ होगा। अपने परिवार के साथ किया गया धोखा, मिस्टर कैंग का प्यार सिर्फ पैसों के लिए होना और अपने ही माँ बाप को धोखा देना, ये सब उसे तोड़ चुका था। सुनहोई नीचे बैठकर ड्रिंक को हाथ में उठाती है और धीरे धीरे उसे पीने लगती है। कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव उस जगह पर पहुंचते हैं तो उसका चेहरा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। वो अंदर आते ही सुनहोई और बाकी सबको देखता है, जो सभी बेहोश पड़े होते हैं। वहाँ पर मिस्टर कैंग की लाश भी पड़ी होती है। उस पल डिटेक्टिव का चेहरे पर एक घबराहट और टेंशन दिखाई देती है। आगे हमें जीयू का सीन दिखाया जाता है, जो अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है। एक मेल लिखता है। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चल रही होती हैं, जैसे वो अपनी दिल की बात किसी से शेयर करने की कोशिश कर रहा हो। स्क्रीन पर दिखाई देता है कि जीयू एक मेल सुनहोई के नाम लिख रहा होता है। जीयू लिखता है, हाय सुनहोई, कुछ समय पहले मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे मॉम और डैड से मिला। तुम्हारे पेरेंट्स अब पहले से ज्यादा बेहतर हैं। लगता है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। जल्द ही सुयोन भी जेल से रिहा होने वाली है। तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती। मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कनाडा जा चुकी हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो यही चाहते थे कि तुम अपने आगे की पढ़ाई कनाडा जाकर करो। मैंने सोचा तुम्हें ये सब बता दूं। मुझे हमेशा तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। जीयू अपनी मेल को लिखते वक्त अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और एक छुपी सी उम्मीद दिखाई देती है। उसकी आंखों में दर्द है, जैसे वो सुनहोई की दूरी को महसूस कर रहा हो। जीयू उन पलों को याद करने लगता है जब ये सभी लोग साथ में खेला करते थे और काफी खुश रहते थे। गायों की मौत के बाद इन सब की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब ये लोग पहले की तरह साथ में नहीं है। आगे हमें मिस्टर चॉय और उनकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो आज भी गेट की तरफ देखकर सुनहोई के आने का इंतजार कर रहे हैं। डिटेक्टिव अक्सर डिटेक्टिव ली के कब्र के पास जाया करता। डिटेक्टिव के पास आज भी डिटेक्टिव ली की दी हुई लाइटर होती है। वो वहाँ पर खड़े हुए ली को याद करते हैं। 1 महीने बाद सुयोन जेल से रिहा होती है। जैसे ही वो जेल के गेट से बाहर निकलती है, उसकी आंखों में हल्का सा सुकून और एक अजीब सी उदासी होती है। बाहर का मौसम ठंडा होता है,
लेकिन खुला होता है, जैसे एक नए सफर की शुरुआत का एहसास करवा रहा हो। धीरे धीरे वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। वहाँ जीयू उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसके अंदर एक समझदारी और दोस्ती का रिश्ता अब भी जिंदा है। जैसे ही सुयोन उसके पास आती है, वो धीरे से कहती है, जीयू मुझे माफ कर दो। जीयू सुयोन को माफ कर देता है। अब ये एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। सुयोन को सुनहोई की याद आ रही है। जीयू सुयोन को बताता है कि सुनहोई अब कनाडा जा चुकी है, जिसके बाद सुयोन जीयू को सुनहोई के बचपन के दिनों के बारे में बात करने लगती है और साथ ही उसके साथ बिताए हुए पलों को भी याद करती है। घर पर मिसिस चॉय सब्जियां काट रही हैं। तब मिस्टर चॉय को शांत बैठे हुए देख उनके पास जाकर उनसे बात करने लगती है। तब ये दोनों सुनहोई के बचपन के दिनों को लेकर बात करते हुए हंसने लगते हैं कि सुनहोई को बचपन में नए नए तरह के खाना खाने का कितना शौक था। ये सब याद करते हुए मिसिस चॉय बाहर गेट की तरफ देखने लगती है। वो मिस्टर चॉय से कहती है कि मैंने अभी अभी सुनहोई को बाहर देखा। मिस्टर चॉय दौड़ते हुए वहाँ से बाहर गेट पर जाते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। मिस्टर चॉय फिर भी दौड़कर बाहर जाता है। तब वो एक लड़की को वहाँ से गुजरते हुए देखता है और आवाज लगाकर उसे रोक लेता है। वहाँ पर मिसिस चॉय भी आ जाती है। वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो और कोई नहीं सुनहोई होती है, जिसे देखकर मिस्टर चॉय काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन सुनहोई रोने लगती है। सुनहोई अपने मॉम डैड से आज 3 साल बाद मिल रही है। मिसिस चॉय तो सुनहोई का फेवरेट डिशेज बना कर लाती है। सुनहोई कहती है कि उस दिन के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा था। यहाँ आने से पहले सुनहोई जीयू और सुयोन को भी छुप कर देख रही थी और वो अपनी मॉम डैड को भी छिप कर देख रही थी, ताकि वो इनसे बिना मिले यहाँ से वापस जा सके। सुनहोई को लगता है कि जो कुछ भी उसके मॉम डैड को झेलना पड़ा, वो सब कुछ उसकी गलती के कारण ही था, इसीलिए वो हमेशा के लिए वापस कनाडा जाने वाली है। तब मिस्टर चॉय कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि गायों को तुमने मार डाला तो मैं बचाने की कोशिश करने लगा। मैंने मिस्टर कैम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हारे लिए वो समय कितना मुश्किल भरा रहा होगा। सारी गलती मेरी। तब मिसिस चॉय सुनहोई को साथ में रहने के लिए मनाने लगती है। तब सुनहोई अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगती है। सुनहोई मिस्टर चॉय के भी गले लगती है। सुनहोई अपने कमरे में होती है और अपने दादी को एक लेटर लिखती है ताकि वो मिस्टर चॉय की गलती को माफ करके उनके साथ रहने लगे। दादी लेटर पढ़ती है और कहती है कि सब मेरी गलती है, मैं परिवार को एक साथ नहीं रख पाई और अब शायद दादी ने मिस्टर चॉय को माफ कर दिया है और अब मिस्टर चॉय के पास जाना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके मन में इसके लिए दुविधा है। अगले दिन मिस्टर चॉय ने फैमिली फोटो लेने के लिए पूरा इंतजाम किया होता है। तब सुनहोई के पास दादी आती है। सुनहोई अपनी मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें दादी से मिलवाती है। मिस्टर चॉय अपनी माँ को अपने पास देखकर काफी भावुक हो जाता है और उनके पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और अब पूरा परिवार साथ में फोटो खिंचवाता है, जिसके बाद ये हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी एक लड़की सुनहोई की कहानी, जिसमें सबसे बड़ा गुनहगार अंत में उसका असली पिता मिस्टर कैंग निकला, जिन्होंने पैसों के लालच में ये सब कुछ किया। पैसों की चाहत और लालच ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी बेटी को एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किस तरह एक गलत फहमी सारे रिश्तों को तोड़ देती है। गलत फहमियों का बोझ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार और दोस्तों की जिंदगी को बिखेर देती है। सुनहोई का जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत समझ और पैसों के पीछे दौड़ने की वजह से था, जिसमें मिस्टर कैंग ने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी दूसरी सीरीज के साथ।